चलिए डाउट से स्टार्ट करते हैं। डाउट्स उठ से तो पूछिए पहले आप लोग। कुछ डाउट्स पूछने हैं आप लोगों को जो पहले टॉपिक कर चुके हैं, नहीं भी कर चुके, अगर आप प्रॉब्लम कर रहे हो, क्योंकि टॉपिक तो आप लोग इंट्रोड्यूस ही आपसे, सब सारा टॉपिक तो आपको ऑलरेडी आता ही है, बस हम लोग रिविजन ही तो कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं पहली बार कोई बच्चा देख रहा है, कोई पहली बार कोई है ना स्टूडेंट देख रही है। सो अगर आपको डाउट्स है तो पहले डाउट्स पूछ लो, फिर हम आगे थ्योरी स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट्स नहीं है? अच्छा ठीक है, एक मिनट। ठीक है, चेक करते हैं ग्रुप पे। अच्छा, सर्वाइवल फंक्शन का एक्सपेक्टेशन। क्वेश्चंस बेसिकली हमको समझ में आया जो प्रोबेबिलिटी में इनइक्वालिटी जो लेते हैं ना, नहीं समझ, जैसे 1 माइनस fx होता है ना। जी जी जी। फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन x जो है वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैनेज। ओके, मैं समझा जो आप कहना चाह रहे हैं शायद। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन x, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, वैसा कुछ। कोई क्वेश्चंस बताओ तो समझ आएगा क्या एग्जैक्टली पूछना चाह रहे हो आप। जैसे कोई उस तरह के कोई कॉन्सेप्ट हो आपके पास ऑलरेडी, जैसे समझना चाह रहे हो, मतलब CDF तो हम लोग जानते हैं, जो CDF है वो होता है fx ऑफ x, जिसको आप लोग कहते हो, जिसका डेफिनेशन है x लेस देन इक्वल टू x, यही है। और जो सर्वाइवल फंक्शन है वो होता है प्रोबेबिलिटी x मोर देन x, जो कि है 1 माइनस CDF, ये समझो आप, है ना, 1 माइनस CDF ऑफ x। इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। सर ये कैसे आया? अच्छा ओके ओके, कैसे आया, ठीक है। तो ठीक है ना। सर्वाइवल फंक्शन क्या होता है कि ये डेफिनेशन है एक्चुअली इसका। सिंपल क्या होता है कि देखो, ये तो आसान है समझना ना, अगर यहाँ से स्टार्ट करो तो ये आपको इजीली समझ आएगा, या यहाँ से स्टार्ट करो ये इजीली समझ आएगा, क्योंकि मतलब इसमें क्या दिक्कत है, प्रोबेबिलिटी x मोर देन x है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो यही तो CDF है, तो ये है 1 माइनस CDF, इसका मतलब है CDF, ये CDF है, और इसी को बोलते हैं सर्वाइवल फंक्शन। तो सर्वाइवल फंक्शन का डेफिनेशन है कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन x, वो तो डेफिनेशन ही है, तो डेफिनेशन में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो ये सर्वाइवल फंक्शन है, ये डेफिनेशन है इसका, SF शॉर्ट में लिख रहा हूं। सो इसका मतलब ये है, और ये इसके इक्वल रहेगा हमेशा। पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहा है, या कोई थ्योरी है जो आपको समझ नहीं आ रहा, उसका फोटो भेजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन, अगर थ्योरी है तो थ्योरी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। सर एक बहुत दरबाई इसमें था CUD के, तो इंटीग्रेशन को मतलब सर सेपरेट करके कैसे लिखते हैं सर, वो बता दो एक बार। ओके चलो, डाउट भेजो, देखो तुम पेपर देखो, उसका स्क्रीनशॉट क्वेश्चन ग्रुप में भेजो, फिर करता हूं मैं, ठीक है। अभी जिसने भेजा, हिमांशु ने भेजा, वो ट्राई करते हैं क्या भेजा है, देखो। तो ये जो क्वेश्चन है इसने भेजा है, क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, two random variable x and y are connected by equation ax plus by plus c is equal to 0.
कह रहा है कोई दो रैंडम वेरिएबल है, सो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके से कनेक्टेड है। अब कह रहा है देन, ठीक है ना, सो देन आपसे ये कह रहा है कि so then the correlation coefficient between them is 1। अच्छा क्या बोला, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन देम इज +1 इज साइन ऑफ ए एंड बी आर अलाइक, अच्छा दोनों सिमिलर होंगे, एंड -1 इफ द साइन ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो रिलेशनशिप होते हैं, जब आप को रिलेशन कोएफिशिएंट पढ़ते हो, देखो अगर मैं बात करूं, सो को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, तो पहले आप में से मुझे कोई इसका डेफिनेशन बताओ कि को रिलेशन कोएफिशिएंट को डिफाइन कैसे करते हैं। सर वो स्ट्रेट लाइन का तो ऐसे मतलब पॉइंट स्ट्रेट लाइन से कितने दूर है? नहीं, को रिलेशन को रैंडम वेरिएबल के टर्म में बताओ, प्रोबेबिलिटी के टर्म में। R equals to covariance of x y upon variance of under root variance of x y। हाँ सही है ना, बिल्कुल ये डेफिनेशन है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी में आप डेफिनेशन पढ़ते हो कि कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन वेरिएंस एक्स का रूट वेरिएंस वाई का रूट, सही है ना। सो ये मतलब डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी प्रोबेबिलिटी में, जब हम लोग कोरिलेशन पढ़ते हैं उसमें। अब क्या है कि इसको मैं रो से डिनोट करता हूँ, उन्होंने आर बोला है तो मैं रो से डिनोट करता हूँ, ठीक है, आर से भी कर सकते हैं, कुछ लोग आर से भी करते हैं। सो ये रो की जो वैल्यू होती है ये हमेशा -1 और +1 के बीच आएगी, ठीक है, चाहे एक्स वाई कोई भी रैंडम वेरिएबल हो, रो की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच आएगी। -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, एक्सट्रीम कंडीशन है। और जब रो की वैल्यू +1 कब होती है, सो रो की वैल्यू +1 होने का मतलब ये है कि दोनों रैंडम वेरिएबल लिनियरली रिलेटेड है, हालांकि उसमें भी दिया हुआ है क्वेश्चन में भी, लेकिन इसमें रिलेशन ये है कि ये इस केस कंडीशन में होगा। इसका मतलब होगा y बराबर ax प्लस b टाइप का, जब a पॉजिटिव ही होगा तो y का कोएफिशिएंट मैंने 1 ले रखा है और x का कोएफिशिएंट a है। अगर दूसरे टर्म में भी लिखोगे, अब जैसे इन्होंने इस तरह से दिया है, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रो इज इक्वल टू +1 होने का मतलब है कि अब तुम्हें ध्यान से देखना है, देखो मैंने इस तरह से लिखा है, अब इसको तुम अगर इस टर्म में लेके आओ, ठीक है ना, इसको तुम इस तरीके से लेके आओ तो क्या होगा, y माइनस ax इज इक्वल टू b, यही होगा ना। तो ये तुम्हें बुक में ऐसे थ्योरी लिखी मिलेगी, मैं वो बात कर रहा हूं। अब इसको मैं रिलेट कर रहा हूं क्वेश्चन के साथ। बुक में आप पढ़ोगे, कोई भी बुक आप पढ़ोगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट टॉपिक पढ़ोगे, तो वो ऐसा लिखा होगा कि रो की वैल्यू +1 होती है जब y बराबर ax प्लस b होता है, जब a की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो उस केस में जो आपके पास है, ठीक है ना, y माइनस ax इज इक्वल टू b होगा। तो यहां देखो y का कोएफिशिएंट तो 1 है और अभी x का कोएफिशिएंट क्या है इस रिलेशन में, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस a ना, तो माइनस a तो नेगेटिव हो गया क्योंकि a पॉजिटिव था, तो माइनस a तो नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, इस हिसाब से बात करेंगे तो जो x का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है, तो यहां तो दिख रहा है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो अपोजिट साइन हो जाएगा इसका मतलब, क्योंकि उस तरीके से बुक में ऐसा लिखा मिलेगा, रो इज 1 देन xy में क्या रिलेशन, xy में रिलेशन y बराबर ax प्लस b, जहां a पॉजिटिव होगा, ऐसा मिलेगा आपको बुक में, ठीक है। तो उसको हम रिलेट कर रहे हैं इसके साथ, तो इसके साथ रिलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे a एंड b का जो साइन होगा, या सिंपली देख लो तुम, अगर तुम यहीं से अगर फाइंड कर लो वैल्यू, सो ए बी का साइन क्या होना चाहिए, यहां से क्या दिख रहा है तुम्हें, अपोजिट होगा, है ना। सो ए एंड बी हैव अपोजिट साइन। इसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि साइन ऑफ ए बी आर अलाइक एंड -1 ए बी आर डिफरेंट, तो अपोजिट +1 होगा तो अपोजिट होना चाहिए। बुक में आप पढ़ोगे अगर रो की वैल्यू -1 है, अगर रो की वैल्यू -1 है तो एक्स वाई के बीच क्या रिलेशन है, ax प्लस b जब a नेगेटिव होगा, ये लिखा रहेगा कि y बराबर ax प्लस b ही होगा।
तो वहां देखोगे आप लिखा रहेगा कि मॉड ऑफ रो इज इक्वल टू 1, तो मॉड रो इज इक्वल टू 1 मतलब प्लस माइनस 1, तो y बराबर ax प्लस b। अब a पॉजिटिव रहेगा जब रो 1 है और यहाँ पर जी अगर बी को भी नेगेटिव होगा तब भी सर ना ऐसा होगा। किसमें बात कर रहे हो आप, ये भी की? सर वो हाँ हाँ सर। अरे ये ए भी कुछ और है, ये ए भी कुछ और है, मैं कोई और टर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ में थोड़ा तुम्हें अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, बी पे कोई कंडीशन नहीं, बी कुछ भी हो सकता है, बी पे कोई कंडीशन है कोई। यहाँ पे मान लो मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ, क्या लो, K1 K2 ले लो, सो K1 शुड बी पॉजिटिव, यहाँ K1 विल बी नेगेटिव। हाँ बताओ तुम क्या कह रहे हो, बोलो। सो y माइनस K1x बराबर K2, K2 पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना, K2 कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव में उसका कोई टेंशन नहीं है, कंडीशन सिर्फ कोएफिशिएंट पे है। सो यहां से इसको तुम ठीक से लिखो, सो y माइनस फिर से K1x इज इक्वल टू K2, लेकिन कंडीशन अलग है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ इस केस में जब रो -1 है, K1 नेगेटिव है, तो जब K1 नेगेटिव है तो अभी देखो x का कोएफिशिएंट -K1 है, -K1 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर ना, है ना, ठीक है ना। हाँ y का कोएफिशिएंट 1 है जो पॉजिटिव है, और x का कोएफिशिएंट -K1 है जो पॉजिटिव होगा, K1 नेगेटिव है यहाँ पे, और यहाँ पे था नेगेटिव कोएफिशिएंट था x का। सो कहने का यहाँ मतलब ये है कि x y अपोजिट साइन है, यहाँ था अपोजिट साइन। जब रो की वैल्यू -1 है, सो देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, तुम c को उधर ले जाओ, c से कोई टेंशन नहीं है हमें, यहाँ पे c क्या है इससे मुझे कोई टेंशन नहीं, हमें a b पे कंडीशन क्वेश्चन में से बात कर रहा है। अच्छा आगे c भी इसमें इन्वॉल्व किया है हालांकि, है सो c पे कोई टेंशन नहीं है। सो -1 कब है, तो y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है ना। a and b have सेम साइन, सेम साइन तो दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव, यही ना। सो ये बोल रहा है दूसरा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही है ना, आंसर की है आपके पास। नहीं सर, ये 2019 का PHU का आंसर कितना है? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे जो रो -1 है, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों का जो कोएफिशिएंट है y का 1 है और x का -K1 है, जहाँ K1 नेगेटिव प्लस हो गया, दोनों पॉजिटिव हो गया। सो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप मल्टीप्लाई वैसे नंबर से कर दो तो सेम साइन रहेगा, अपोजिट साइन रहेगा, तो ये बी ऑप्शन है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस जो K2 यहाँ पे मैंने लिखा है उसका कोई यहाँ पे C है, C पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ओके सर। या वीके राजवी वाले बुक में जाके कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाले टॉपिक में पढ़ लो, या किसी भी गुप्ता कपूर में भी होगा, जहाँ कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाली टॉपिक है वहाँ ये एक्सप्लेन कर रहा होगा, जो बुक में एक्सप्लेन किया, बुक में ऐसा मिलेगा। इससे हमने इस क्वेश्चन को रिलेट किया। सर ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो भी तो होता है ex x and y में e of x y minus e of x and e of y। यस यस, वो कोवेरिएंस है जो आप कह रहे हो। इसमें सर मतलब कोरिलेशन ऑफ वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इक्वल टू 100, ये वाला कौन सा फॉर्मूला? हाँ वो डिराइव कर सकते हो, हालांकि जो न्यूमरेटर वो कोवेरिएंस है जो आप कह रहे हो ना वहाँ पे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ xy माइनस ex ey, वही ना। अच्छा वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है वो जो आप कह रहे हो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है और एक कोवेरिएंस है, ये कोवेरिएंस है, CO भी। अच्छा आप जो कह रहे हो वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, एक होता है कोवेरिएंस, कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, तो इसका फॉर्मूला होता है e ऑफ xy माइनस ex ey, राइट। और एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन,
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है ना, सीओ भी जैम के टॉपिक में भी है ये। सो क्या होता है इसका फॉर्मूला? सिग्मा अपॉन म्यू। तो ये सिंगल रैंडम वेरिएबल के डिफाइन है, दो रैंडम वेरिएबल नहीं चाहिए आपको, एक रैंडम वेरिएबल है उसके लिए डिफाइंड है, सिग्मा एक्स अपॉन म्यू, और परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100, अगर परसेंटेज में चाहिए आपको तो 100 हो जाएगा, इंटू 100, तो इसका आंसर परसेंटेज में आएगा, अदरवाइज ये नंबर होगा कोई। और अभी जो हमने देखा है वो था कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अभी जो हमने देखा है वो था कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो आगे जब ये सब वो टर्म्स है, आगे तुम जब डिफरेंट डेटा में तुम फाइंड करोगे तो सबका एक सिग्निफिकेंस है, उसके आधार पे तुम डेटा एनालाइज कर पाओगे कि अगर रो मान लो 1 है, ओके, मतलब वो लिनियरली रिलेटेड है, x बढ़ रही है तो y भी बढ़ेगी, तो इस तरह से एनालिसिस कर पाओगे डेटा का। मतलब अभी जो हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इसको तुम डाटा एनालिसिस करोगे या जब जॉब में यूज करोगे तो इन सब टर्म्स का एक सिग्निफिकेंस है, एक इंटरप्रिटेशन है, जिसको देख के तुम उस डेटा के हिसाब से डिफरेंट क्वांटिटी फाइंड करोगे और उसके हिसाब से तुम एनालाइज करोगे डेटा को कि डेटा के बीच क्या रिलेशन है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें क्या एज और सैलरी के बीच क्या रिलेशन है, या इस तरीके से मतलब एक्सपीरियंस और सैलरी के बीच क्या रिलेशन है, तो मतलब एक्सपीरियंस का डेटा होगा, सैलरी का डेटा होगा, तो ये सब का एक इंटरप्रिटेशन है आगे जाके। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो इसका अभी तुमने देखा, तो इसको रो से डिनोट किया मैंने, तो ये था कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन रूट अंडर वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई, है ना। यहाँ भी वैसे ही, हालांकि ये सिग्मा एक्स क्या है, रूट अंडर वेरिएंस एक्स, है ना। सो ये जो है रूट अंडर वेरिएंस ही है, सिग्मा जो है, जो आप कह रहे थे, ये हो जाता है ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई अपॉन रूट अंडर, आप चाहो तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, है ना, तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन है। ओके, तीनों टर्म में डेफिनेशन क्लियर हो गया। सर ये कंपल्सरी होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में यदि आप कांस्टेंट वैल्यू ऐड करोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में, हाँ, वेरिएंस में करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस, तो इससे भी आ जाएगा, हाँ, वो आप प्रूव भी कर सकते हो ना, आपको याद ना, वेरिएंस ऑफ x प्लस k बराबर वेरिएंस ऑफ x, यस चेंज ऑफ ऑरिजिन है, यस यस। चलिए नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जिन्होंने भेजा है, ये कौन है, विपुल, क्या है भाई इसमें? अच्छा, एक तो पहले बात ना, ये जैसे जो टर्म्स लिखा है इन्होंने μ3 और β1, एक्चुअली ये सब का एक डेफिनेशन पहले तुम्हें, हालांकि जैम में क्या करता है, जो भी टर्म यूज करता है उसको डिफाइन करता है, ये बाकी एग्जाम वाले ऐसा नहीं करते हैं, तो ये वहां थोड़ा गलती करते हैं। एनीवे, सो पूछ रहा है एक्स बाइनोमियल वेरिएट है विद मीन 4 है, थर्ड मोमेंट, तो ये μ3 क्या है यहाँ पे, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ μ3, थर्ड मोमेंट क्या होगा? अच्छा, तो ये थर्ड मोमेंट लिखा है, जस्ट सेंट्रल मोमेंट तो लिखा नहीं है, सो मोमेंट अबाउट मीन है। म्यूथी क्या नोटेशन होता है, अब इस बुक में कौन सा नोटेशन लिया वो डिपेंड देखना पड़ेगा कि नोट क्या भाई विपुल तुम बता। हाँ, μ3 सेंट्रल मूवमेंट होगा ना, तो यहाँ पे देखो नोटेशन पे मत जाओ, कई बार क्या होता है कि कोई एक बुक दूसरा नोटेशन ले रहा है, दूसरा बुक दूसरा नोटेशन ले रहा है, तो नोटेशन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डेफिनेशन को ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे थर्ड मोमेंट का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन ये है, मतलब तुम जो कह रहे हो ठीक है, यहाँ पे हो सकता है वो करेक्ट हो, बट क्योंकि हो सकता है कि हर बुक सेम नोटेशन फॉलो नहीं करती है ना, सबका अपना नोट अपने तरीके से नोट डिफाइन करते हैं वो लोग, सो नोटेशंस डिफर भी कर सकती है बुक पे। अगर सर वो नॉन सेंट्रल होता तो μ3 डैश देता है ऐसा कुछ। ओके, वो तुम कह रहे हो ना, अब मैं अगर बुक लिखूं मैं उस तरीके से डिफाइन कर दूं, वो तो तुम जो बुक पढ़े हो तुम्हें उसका डेफिनेशन पता है, एनीवे ये भी वही फॉलो किया होगा, बट जरूरी नहीं है नोटे, हैं? ये गुप्ता कपूर का सर है ऐसा नोटेशन है। हाँ, अगर उसका क्वेश्चन है ठीक है, तो वही बोल रहा हूँ, जैसे क्या होता है एग्जाम में अक्सर क्या गलती बच्चे करके आते हैं, जैम के बच्चे अक्सर, अब बीटा अल्फा होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस,
बीटा कभी होता है टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी, कभी होता है पावर ऑफ द टेस्ट। अब बच्चा ढंग से पढ़ता नहीं है, वो बीटा, उसमें बीटा पूछा हुआ है, टाइप 2 एरर है और पावर निकाल के आ जाता है कई बार, या पावर है टाइप 2 एरर निकाल के आ जाता है। सो अज्यूम नहीं करना है कि बीटा ये होगा नहीं, वहां देखो क्या है, उसको चेक कर लो एक बार कि लाइक वहां पे डिफाइन किया होना चाहिए उस नोटेशन का मीनिंग क्या है ना। तुम चेक करो डिफरेंट पेपर्स में, डिफरेंट ईयर में, किसी साल में बीटा पावर के लिए यूज किया नोटेशन, किसी साल में टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी यूज किया है। अब कोई बच्चा दिमाग में पहले से बैठा हुआ है कि नहीं अल्फा टाइप 1 एरर, बीटा टाइप 2 एरर, पहले से दिमाग में बिठा रखा है, लेकिन वहां बीटा पावर है। सो इस तरीके से एनीवे, तो इसमें क्या दिक्कत है, इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? Ex तुम्हारा 4 दे रखा है, E ऑफ x माइनस Ex जो गुप्ता कपूर का नोटेशन थे, चूंकि मैं पढ़ाता विकर वैद्य से, उसका बुक्स में अलग नोटेशन यूज किए, बस तुम्हें डेफिनेशन क्लियर हो कि मीनिंग क्या है म्यू 3 का। सो ये 4.8 है। सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पियर्सन कांस्टेंट? म्यू 3 का स्क्वायर अपन म्यू 2 का स्क्वायर। सो म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर। बाकी लोग वेरीफाई करो एक बारी। नीचे सर क्यूब होना चाहिए सर। और डेफिनेशन देख लो बुक में, म्यू 3 स्क्वायर बाय म्यू 2 क्यूब। म्यू 3 स्क्वायर बाय म्यू 2 क्यूब। बाकी लोग वेरीफाई करो एक बार, सब लोग एग्री हो जाओ। सो यू चेक डेफिनेशन एंड यस बुक, सर, यस सर, ये ठीक है, ओके। सो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि E ऑफ x माइनस, अब ये म्यू 3 क्या है, ये वही जो दिया था यहाँ पे, क्या तुम्हारा ये वाला म्यू 3 है यहाँ पे? क्योंकि नोटेशंस पे मैं नहीं जाता हूँ, तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा मुझे कि नोटेशंस क्या है, क्योंकि मैं डिफरेंट बुक पढ़ता हूँ तो सब में अलग नोटेशन है। सो म्यू 3 क्या है यहाँ पे? बताओ भाई, जिन लोगों ने पढ़ा है वो डेफिनेशन बताया, बताओ मुझे म्यू 3 क्या है? क्या ये क्यूब है इसका जो यहाँ लिखा है मैंने, और इसका फिर से स्क्वायर, ये कह रहे हो, और अपॉन E ऑफ x माइनस Ex का होल स्क्वायर और इस पूरे का क्यूब। क्या तुम लोग ये कहना चाह रहे हो, हाँ या ना? यस सर। क्या दिक्कत है कैलकुलेट करने में आप? सो न्यूमरेटर तो पता ही है तुम्हें, डिनोमिनेटर निकालना है, यही ना? सो न्यूमरेटर तुम्हें पता ही है ना, न्यूमरेटर तुम्हें पता है 4.8 है, ओके। ये तुम्हारा स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर इसको ओपन करोगे तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी तुम्हें? Ex स्क्वायर की। x स्क्वायर कैसे आएगी? अच्छा x तो वो दे रखा है ना तुम्हें, डिनोमिनेटर दे तो रखा है। x क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? x बाइनोमियल है ना, तो वेरिएंस निकालना सर है बस। हाँ ये बताओ मुझे, Ex 4 है तो बाइनोमियल में मीन क्या होता है? एनपी। तो NP आपका मिल गया 4, ठीक है, एक इक्वेशन यहां से आ गई। अब यहां से आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया E ऑफ x माइनस NP, यही है ना ये, तो x माइनस 4, इसके आपके पास क्यूब है 4.8। अब इसको ओपन करके एक और रिलेशन यहां से नहीं आ जाएगी, तो वेरिएंस क्या दिक्कत निकालने में है? ये बताओ तुम्हारे पास बाइनोमियल में कितने पैरामीटर्स है? n और p, 2 पैरामीटर है,
और दो हमारे पास रिलेशन है ऑलरेडी, एक रिलेशन ये है एक ये है, सो दो रिलेशन n और p की वैल्यू नहीं आ जाएगी, और यहाँ पुट कर लो जो तुम कह रहे हो यहाँ पे। सो ये तुम्हारा μ2 जो है वेरिएंस है, सो np1 माइनस p यही होता है ना, इसी का तुम्हें चाहिए क्यूब, यही चाहिए तुम्हें। तो np तो मिल ही चुका है, बस p की वैल्यू तुम्हें ढूंढनी है, कहाँ से आएगी p की वैल्यू। सो अरे यार फिर कीड़े आने लगे। सो हाँ, अरे भाई क्या गिरगिट सब इधर चल रहा है। ओके सो बताओ भाई, सेकेंड से इक्वेशन आ जाएगी वो रिलेशन से, यहां से इक्वेशन नहीं आएगी इसमें, ये बताओ मुझे तो समझ नहीं आया तुम्हें डाउट क्या है इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा अननोन तो है नहीं। अब जब एक इक्वेशन यहाँ है उसको खोलो यहाँ से, सो इसको ओपन कर सकते हो कि नहीं। अरे किसका डाउट है भाई विपुल, क्या इसमें तुम्हारा क्या डाउट मुझे बताओ। हाँ सर उसमें सर सिर्फ वेरिएंस आप निकाल दीजिए सर, या एक्सपेक्टेशन x² निकाल दीजिए सर, वो हो जाएगा कंप्लीट। अरे तो वेरिएंस क्या होता है, क्वेश्चन ही तुम्हें तो पूछा हूं, वेरिएंस क्या होता है। EX स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। हाँ तो वो यही है ना, np क्यों होता है ना वेरिएंस, तो बाइनोमियल में np क्यों है। सो np यही तो चाहिए तुम्हें आंसर, तुम्हारा आंसर यही है ना। अब यहाँ पे देखो तुम 4.8 का स्क्वायर अपॉन np तुम्हें पता ही है 4 है, तो 4 का क्यूब यहाँ कर लो। चलो अब बचा बस 1 माइनस p जो कि q है, इसकी पावर 3। सो तुम्हें बस p चाहिए, वो यहाँ से नहीं आएगी। अब चलो देखो इसमें, अब तुम ये बताओ, ये तुम्हारे पास है, इसको ओपन कर लेते हैं चलो अगले पेज पे। सो हमारे पास पता है कि np की जो वैल्यू है, सो np की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 4, और e ऑफ x माइनस np, ठीक है, q की वैल्यू है 4.8। सो इसको तुम पहले ओपन ही कर लो, ठीक है। सो e ऑफ आ जाएगा तुम्हारे पास a क्यूब, और ये भी है 4 ही एक्चुअली, तो इसको तुम 4 रख दो। x माइनस 4 का क्यूब इज 4.8। सो यहाँ तुम ओपन करोगे a क्यूब माइनस b क्यूब कितना, माइनस 3a स्क्वायर b, चेक करते रहना कैलकुलेशन, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, सो प्लस 3ab स्क्वायर, सो इज इक्वल टू 4.8। अब बाइनोमियल में ex क्यूब का फॉर्मूला क्या आता है, फाइंड कर सकते हो तुम लोग। सर वो म्यू3 डैश हो जाएगा, यस जी। लेकिन म्यू3 डैश कहाँ से आए, म्यू3 डैश तुम्हें चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए ना, उसकी वैल्यू चाहिए तुम्हें, तो बाइनोमियल निकाल सकते हो कि नहीं। मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट ये है, देखो एक इक्वेशन आ चुकी है, दूसरी इक्वेशन चाहिए मुझे एनपी में, ताकि मैं एन और पी की वैल्यू निकाल सकूं। एनपी की वैल्यू आ गई तो वो वहां मैं पुट कर दूंगा सिंपल। अब उसके लिए तुम्हें ई एक्स क्यूब चाहिए यहाँ पे भाई, ई एक्स क्यूब माइनस 64 माइनस 12 ई एक्स स्क्वायर प्लस 48 इंटू ई एक्स जो कि ऑलरेडी 4 है, इज इक्वल टू 4.8। यहाँ तक ठीक है। अब ई एक्स स्क्वायर भी तुम निकाल लो यहाँ से, तो जो तुम कह रहे हो ई एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी तुम्हारी 64 प्लस 12 इंटू, ये भी डिफाइन कर लोगे इजीली, क्या आ जाएगी, एनपी के टर्म में आ जाएगी ना। ई एक्स स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर,
सो एन पी क्यू, अभी मैं क्यू ही लिख देता हूँ, प्लस ई एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सो एन पी क्यू प्लस 16, जहाँ समझना है आप पूछना क्या कर रहा हूँ मैं। 48 इंटू 4 प्लस 4.8, मैंने क्या किया अभी देख, समझ आया तुम लोगों की नहीं? देखो पहले तो मैंने ये क्यूब को, एक क्वेश्चन में गिवन है मुझे एक क्वांटिटी, सो मैंने एम पी की जगह 4 रख दिया क्योंकि गिवन था। अब हमने इसको ओपन कर दिया a माइनस बी होल क्यूब को, अब यहाँ से क्या आया, ई एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे 64, इन टर्म्स को राइट में ले गया मैं, ये जो टर्म्स हैं इन सबको राइट में शिफ्ट किया, तो 64 12 टाइम दिस, ये हो गया। अब यहाँ पे तो ठीक है, सो अब ई एक्स क्यूब बाइनोमियल में क्या होता है, तो फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा या तुम्हें देखना पड़ेगा। ई एक्स क्यूब कैसे फाइंड करोगे, जैसे तुम लोग ये तो फॉर्मूला देख लो सीधा सीधा कि ई एक्स क्यूब बाइनोमियल में क्या होता है, नहीं तो फिर मुझे ड्राइव करना पड़ेगा कि एक्स क्यूब टाइम प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एक्स, एक्स फ्रॉम क्या होता है 0 to n, इस तरीके से समेशन x बराबर 0 to n, और ये एक्स क्यूब n चूज x p की पावर x 1 माइनस p की पावर n माइनस x, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये तो अभी मुझे याद भी नहीं है, लेकिन इसको डिराइव कर सकते हैं, जैसे ई एक्स तुम देखो बाइनोमियल कैसे डिराइव करते हो। अच्छा बाइनोमियल का एमजीएफ पता है क्या तुम लोगों को, बाइनोमियल का एमजीएफ क्या होता है, एक तरीका ये है, ठीक है ना, देखो इसको निकालने के एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, वो बाइनोमियल के एमजीएफ q प्लस p e t रेज़ टू पावर n, वो होल रेज़ टू पावर n। यस, सो x अगर बाइनोमियल np है, सो आपका mgf है q प्लस p e रेज़ टू पावर t होल पावर n। क्या आप इसको 3 बार डिफरेंशिएट करके dqm अपॉन dtq और t को 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, dx हाँ हमें इसी की जरूरत है ना, तो इसका आंसर किसके टर्म में आएगा आपका, n और p के टर्म में सिर्फ आएगा, q तो 1 माइनस p है ना, तो इस क्वांटिटी को 3 बार तुम डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करके t को 0 पुट करो, या तो इसका फॉर्मूला याद हो, देखो मैं फॉर्मूला याद नहीं है इसलिए इतना करना पड़ रहा है, अगर याद है तो इजीली हो जाएगा। सो यू कैन चेक इन द बुक में होगा ये तो किसी में कि ई एक्स एन पी होता है, ई एक्स स्क्वायर तो वेरिएंस से आ जाता है, ई एक्स क्यूब का फॉर्मूला चेक कर लो क्या है, नहीं तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। समझ आ रहा कि नहीं, तो ये क्वांटिटी निकल जाएगी, अरे अभी ये क्वांटिटी निकलेगी नहीं, इसको 3 बार डिफरेंशिएट कर पाओगे कि नहीं, हाँ सर हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करके 3 बार t को 0 रख दो तो एनपी की वैल्यू आएगी। अब वो क्या करोगे, देखो तुम यहाँ पे वो वैल्यू तुम यहाँ रख देना जो आएगी, तो उससे क्या होगा, एक इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई किसके टर्म में, npq में, q तो 1 माइनस p है, तो np के टर्म में जहां जहां np आ रहा है np यहाँ पे है उसको 4 रख दो, तो ऐसे यहाँ भी np आएगा 4 रख देना। सो एक इक्वेशन np में ये है, एक और इक्वेशन यहाँ पे है, तुम्हारे पास 2 अननोन्स है n एंड p, और तुम्हारे पास 2 इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन्स है, क्या उसकी वैल्यू निकल आएगी वेरिएबल की, यस सर। अब वैल्यू वेरिएबल में निकल गई वैल्यू, तो मुझे क्या चाहिए, अब तो मुझे चाहिए था ये वैल्यू। सो अगर np मैंने निकाल लिया तो देखो यही चाहिए ना, तो यहाँ बस तुम p निकाल लो, n की तो जरूरत ही नहीं यहाँ पे, सो तुम p फाइंड कर लो n को एलिमिनेट करके, तो इसको यहाँ पुट कर दो, यही तो चाहिए था तुम्हें। तो ये तुम्हारा 4.8 क्वेश्चन में था, 4.8 स्क्वायर, और ये वेरिएंस ही है ना, ये तो वेरिएंस ही है ना μ2 जो है तुम्हारा, सो वेरिएंस है npq, और np की वैल्यू पता ही थी, तो q है तुम्हारा, बस q निकाल लो, q की वैल्यू मिल गई तो पुट कर लो, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्या, किसी का इतना कैलकुलेशन करवा रहा है, किसी ग्रुप में आता तो वही हम कर रहे थे तो साथ में होता। लेकिन ठीक है अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन या तो फॉर्मूला याद हो एक्स क्यूब का या फिर डिराइव करना पड़ेगा, एक्चुअली ये है क्वेश्चन, ठीक है।
ठीक है, अगला डाउट बताओ, अगर किसी ने भेज रखा है। सर ग्रुप में डाल रखा है जी, वो जी। इंटीग्रेशन वाला ही। हाँ हाँ चलिए, इंटीग्रेशन वाला जो आप कह रहे हैं देखिए उसको देखते हैं। सो ये कह रहा है कि इंटीग्रल दिस इज इक्विवेलेंट टू, तो ये किस टॉपिक पे है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पे। ठीक है, हालांकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं इंटीग्रल पूरा, क्योंकि हमने अभी स्टैट पोर्शन खत्म किया है, फिर मैथ्स के बस अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट किए हैं। सो अगर इस क्वेश्चन को करें तो देखिए, सो मतलब ये क्वेश्चन किस टॉपिक है ये बता रहा हूं। तो ये क्वेश्चन है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन टॉपिक का। तो ये आपका जो क्वेश्चन 39 उन्होंने भेजा है, सो ये कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन 2x to 1 माइनस, हाँ सिंपली ग्राफ बना के कर सकते हैं। यस यस यस, वैसे ही करेंगे, हाँ वैसे ही हो जाएगा। सो 2x से 1 माइनस एक्स और 0 से 1/3 fxy dx dy है, ठीक है, dx dy। तो इसको आप देख के दिमाग लगाएंगे, ओके। सो हालांकि इन्होंने dx dy लिखा है, लेकिन आप देखो बस ध्यान रखना ये लिमिट x में है, तो किसकी लिमिट होगी ये, x के टर्म्स में किसकी लिमिट होगी, इसके रिस्पेक्ट में दिया था तो ये y की लिमिट यस यस, है ना, x के टर्म्स में, तो y 2x से लेके 1 माइनस x तक है, और x जो है 0 से लेके 1/3 है। वो लिमिट देख के हमने डिसाइड किया, और हमें इसका बनाना होगा ग्राफ अब। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, क्योंकि ये x में है तो ये एक्चुअली ऐसा है, y बराबर 2x से y बराबर दिस, और ये x बराबर 0 से x बराबर 1/3, ऐसा है कि y 2x से 1 माइनस x में है और x 0 से 1/3 में है। तो अब जो रीजन मैंने डिसाइड किया हमारा रीजन है, इस रीजन पे इसको इंटीग्रेट करना है, तो हमें ऑर्डर चेंज करना है, तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा पहले। तो जब भी इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाते, मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप इनइक्वालिटी हटा के इक्वालिटी ले लो, पहले उसका ग्राफ बनाओ। मतलब आपको क्या ग्राफ बनाना पड़ेगा, आपको बनाना है y बराबर 2x का ग्राफ, y बराबर 1 माइनस x का, x बराबर 0 का, और x बराबर 1/3 का। तो ये 4 कर्व पहले आपको बना लेना है, फिर डिसाइड करेंगे इनइक्वालिटी क्या होता है, रीजन होता है कि उस लाइन या उस कर्व के लेफ्ट पोर्शन या राइट पोर्शन या अपर पोर्शन या लोअर पोर्शन, ये आपको डिसाइड करना है। बाद में पहले आप उस कर्व का ग्राफ बना दो। तो ग्राफ बनाइए। सो y बराबर 2x, सो x को 1 रखेंगे, y 2 हो जाएगी, सो कुछ इस तरह से हो जाएगी। सो रफली बना रहा हूं। सो y बराबर 2x, अब y बराबर 1 माइनस x, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सो जब x को आपने 1 रखा तो उस केस में आपकी y की वैल्यू 2 होगी। मान लो x1 यहाँ पे, x1 है मतलब y1 इस तरह से। सो ये जो लाइन है ये आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। अब x बराबर 0 से 1/3। अगर आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए तो दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर लो। अगर किसी कर्व में आपको इंटरसेक्शन पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो आप सिंपली क्या करोगे, सॉल्व कर लो। जैसे y बराबर 2x है और y बराबर 1 माइनस x है। सो 2x बराबर 1 माइनस x, सो 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये दोनों कर्व x बराबर 1/3 पे मिल रहे हैं। सो यहाँ जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन है वो पॉइंट 1/3 है एक्चुअली। कैसे पता चला मुझे, इस कैलकुलेशन से। वैसे गेस करना डिफिकल्ट है, आप गेस नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। सो आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करो, दोनों कर्व से कॉमन सॉल्यूशन निकालो उसका। तो उससे हमने y बराबर 2x, y बराबर माइनस x, तो 2x इज इक्वल टू 1 माइनस x, x की वैल्यू 1/3 आई। तो इससे मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल गया। अब इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 1/3, तो ऑब्वियसली यहाँ जो होगा ये 2/3 होगा। तो ये पॉइंट जो है 1/3, 2/3 है। अब आपको क्या था कि x बराबर 0 कौन सी कर्व है, y एक्सिस। यस, तो ये y एक्सिस, और x बराबर 1/3 ये लाइन है। ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 1/3। अब इसके बीच में होनी चाहिए, तो आपको समझ आ रहा होगा इसी बीच में होगा। x बराबर 1/3 के लेफ्ट में और 0 के राइट में, वो ऐसे कह रहा है वहां पे। और y बराबर 2x और 1 माइनस x के बीच में। सो y बराबर 2x ये है और y 1 माइनस x ये है। सो आपको रीजन समझ आ रहा होगा, है ना। सो कौन सा रीजन होगा, आप चाहो तो अगर आपको भी कंफ्यूजन हो टेस्टिंग पॉइंट ले लो।
ये वाला पोर्शन होगा क्या, पर चेक कर लेता हूँ। यस सर वही होगा। ठीक है, ओके। आप अगर अभी कंफ्यूज हो तो कोई टेस्टिंग पॉइंट ले लो। टेस्टिंग पॉइंट कौन सा, यहाँ पे ये पॉइंट था ना, तो ये जो पॉइंट है y बराबर 2y3 था, x0, 2y3, इसको आप टेस्ट भी कर सकते हो। ये जो पॉइंट है 0, 2y3 कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, 0, 2y3 इस बीच में है जो, तो आप दोनों में पुट करके, इस वाले में पुट करके चेक कर लो ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। ये पहली जो है ना कर्व, इसमें इस पॉइंट को पुट कर लो, x को 0, y को 2y3, तो x को 0 रखोगे तो 0 मोर देन 2y3 लेस देन 1, मतलब जो 2y3 मोर देन 0 लेस देन 1 ट्रू आ रहा है, इसका मतलब यही रीजन है। मतलब कोई एक पॉइंट लेके वेरीफाई कर लो कि लाइक सेटिस्फाई कर दिए कि नहीं। तो ये जो मैंने ब्लैक से सेट किया है ये आपका रीजन है, और ये जो लाइन था ये y बराबर 2y3 थी, आप समझ पा रहे हो क्योंकि x बराबर 1/3 था इसीलिए। ओके, सो अब आपको ऑर्डर चेंज करना है, ठीक। चलिए, सो क्या करोगे अब, ऑर्डर चेंज करना है आपको। सो यू विल डू व्हाट, अब आप पहले आप क्या था, पहले y की वैल्यू थी, सो y बराबर थी 2x से 1 - x, तो y मतलब ये 2x से 1 - x है ना। सो यहाँ पे जो y थी वो 2x है इस कर्व पे, और यहाँ पे y की वैल्यू है 1 - x है ना, यहाँ पे y की वैल्यू है 1 - x, तो इसलिए y बराबर 2x ये कर्व थी से 1 - x तक, और x की वैल्यू 0 से 1/3 थी। अब आपको पहले x की लिमिट देखनी है, सो अब आप x की लिमिट देखो, तो ये जो y बराबर 2/3 की लाइन है उसके नीचे आप देखो पहले कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, अब बताओ मुझे। x going from 0 to y/2। हाँ, अब यहाँ से आपको ये कर्व देखना है क्या है और ये कर्व क्या है। तो मैं ये स्ट्रिप की बात कर, देखो मैं व्हाइट जो भी बनाया हूँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो यहाँ x क्या है, सो इधर x की वैल्यू 0 है, इधर क्या है, सो इधर x की वैल्यू y/2 है, y, तो x की वैल्यू 0 से y/2 होगी, fxy dx dy। अब इस केस में y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, तो ये कर्व कहाँ तक कॉमन है, ये दोनों कर्व इस लाइन तक, तो y की वैल्यू क्या है, सो ये जो लाइन के नीचे है तो y क्या है 0 से 2/3 ना, यस। प्लस क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मैंने लिया था इसका लोअर लेफ्ट लाइन तो कॉमन है, राइट वाला कर्व चेंज हो गया। अभी ये लाइन थी y बराबर 2x, अब आगे जाके ये जो स्ट्रिप बनी है इसका कर्व चेंज हो गया, वो x + y 1 हो गया, मतलब y = x। तो अब उसके ऊपर जब 2/3 से लेके और ये 1 है, तो जब आपका y 2/3 से 1 में है, जब आपका y 2/3 से 1 में है, मतलब इस लाइन 2/3 से ऊपर है और 1 जो वहां y उससे नीचे है, तो उस केस में देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो मैंने लिया है x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, बताइए x की वैल्यू कहां से, हाँ 0 से 1 - y। अब ये चेक करो, एक ऑप्शन होगा ये आपके पास, ठीक है, चेक कर लीजिए। तो 0 से 2/3 वाला सेकेंड थर्ड ऑप्शन ही है, सेकेंड थर्ड में चेक कर लो, तो 0 से 2/3 और y से y/2, तो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, हाँ है ना। अरे क्वेश्चन जो भेजा ग्रुप में देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हाँ बी ना, ठीक है, हाँ सो बी करेक्ट, ओके, हाँ सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलो, और कोई डाउट है किसी को, भेजा है ना, जानना था जी पूछिए। रैंडम वेरिएबल को एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, कौन सा रैंडम वेरिएबल, गामा रैंडम वेरिएबल, हाँ एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो उसमें हाँ सम ऑफ गामा इज गामा, बट उसमें एक कंडीशन था, क्या कंडीशन था, स्केल पैरामीटर इक्वल होना चाहिए, हाँ वो आई थिंक ये था कि गामा α1, बीटा और दूसरा है गामा α2, बीटा, तो जो आपका सम है वो गामा α1 + α2 बीटा होगा, ये होता है ना। हाँ
अगर स्केल पैरामीटर अनइक्वल है और शेप पैरामीटर सेम है तब भी क्या फॉलो करेगा? नो नो नो, वो आप चेक कर सकते हो इजीली, ऐसा नहीं होगा। हाँ जी, इंद्रजीत ने नेक्स्ट डाउट पूछे हैं, तो देखते हैं क्या है कि इफ द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल गिवन है आपको, तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स मोर देन 2 क्या होगा। तो सर इस तरह की क्वेश्चन में सर इसे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के एमएक्सडी से कंपेयर करते हैं। यस, लेकिन सर इसीलिए स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के एमएक्सडी में फिट किया है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप एमजीएफ से मीन निकाल सकते हैं क्या? यस सर। अब एमजीएफ मुझे दे रखा है ना, सो मुझे एमजीएफ दे रखा है e की पावर -2t प्लस e की पावर 2t एंड अपॉन में है आपके पास 2 और इस पूरे का है स्क्वायर। सो यहां से बताइए मुझे ex कैसे आएगा, कोई भी बताओ, हाउ टू फाइंड ex। फर्स्ट डेरिवेटिव t की जगह जीरो। यस, सो आप इसको डिफरेंशिएट करो और t को 0 पुट कर दो, तो आपको मुझे मेरा इंट्यूशन कहता है 0 आएगा, आप चेक करो। e की पावर 2t है ना प्लस, हालांकि स्टैंडर्ड ये भी है, जो तुम कह रहे हो स्टैंडर्ड नहीं है, ये डिस्क्रीट बनाएगा एक्चुअली, तुम इसको खोल सकते हो, तुम्हें यहाँ से दिख जाएगा। ये क्या दिखेगा, 1/4 e की पावर -4t प्लस 1/4 e की पावर 4t प्लस 1/2 e की पावर 0t। चेक करो, -1 जीरो आएगा इसका। ठीक है ना। तो ये एमजीएफ आ गया। मैं दो तरीका बता रहा हूं तुम देखो, एक तरीका से मीन वैसे आ जाएगा डिफरेंशिएट करके, एक बिना डिफरेंशिएट करे भी आ जाएगा। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया मुझे, यहाँ से देखो तुम जो तुम कह रहे थे, तो x का मुझे डिस्ट्रीब्यूशन दिख गया कि x की वैल्यूज क्या हो सकती है, -4 या 0 या 4। तो याद है ना एमजीएफ का डेफिनेशन क्या होता है, एमजीएफ होता है समेशन e की पावर tx इनटू प्रोबेबिलिटी एट x, डिस्क्रीट के लिए x की जो भी वैल्यू होगी। सो x क्या होता है कोएफिशिएंट में, तो देखो x क्या है, सो यहाँ पे x t के साथ है, तो -4 4 0 है। सो इससे कंपेयर कर लो, तो कंपेयर कर लोगे तो -4 पे मास है 1/4, 4 पे 0 पे मास है 1/2 और 4 पे मास है 1/4। ठीक, तो यहाँ से मीन निकाल कर देख लो, मीन क्या होता है। मैं बोल रहा हूँ मीन के दो तरीके हैं, एक तरीका सीधा डिफरेंशिएट करो और t को 0 रखो, 0 आएगा। दूसरा ये डिस्ट्रीब्यूशन निकालो फिर मीन निकालो। सो मीन क्या होता है x इनटू प्रोबेबिलिटी एट x समेशन ओवर x, तो -4 इनटू 1/4, 0 इनटू हाफ, 4 इनटू 1/4, फाइनली आएगा 0। ओके है, ये दो तरीके से मीन निकाले, एक डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के और एक डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके, जैसे भी कर लो। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी मॉड x मोर देन 2, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी मॉड x -0 मोर देन 2। सो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी x -ex या x म्यू मोर देन 2। और ये देख के कुछ याद आ रहा है कि आपको, सो कौन चेबीशेव इनइक्वालिटी, सो मॉड x म्यू मोर देन k क्या होता है, ये लेस देन इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस k 1/k स्क्वायर। नहीं ये मोर देन इक्वल टू है, तो वेरिएंट ऑफ x अपन के 1 माइनस क्यों होगा, ये जस्ट होता है आई थिंक लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन की जगह 2 है ना, ऐसा होता है ना, x माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू k मान लो, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, इससे लेस होता है ना वो। तो बताओ यहाँ वेरिएंस भी निकाल लोगे, उससे भी निकाल सकते हो वेरिएंस, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करो, t को 0 पुट करो तो ex स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मीन 0 है तो वही ex स्क्वायर वेरिएंस होगा। नहीं तो यहाँ से निकाल लो ex स्क्वायर और यही वेरिएंस हो जाएगा कितना, 16 इंटू 1/4 जो कि 4 रहेगा, 0 इंटू 1/2 0 हो गया, 16 इंटू 1/4 4 रहेगा, 8 आएगा वेरिएंस। चेक करो ex स्क्वायर आता है ना सबको फाइंड करना, समेशन x स्क्वायर इंटू px,
सो हो गया आंसर तुम्हारा। ये जो क्वांटिटी तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन इक्वल टू होगी, जो प्रोबेबिलिटी दे रखी थी वो होगी, या मैं ये लिख दूँ, वो जो क्वांटिटी आया तुम्हारा वो आएगा 8/4, 2 आ गया। अरे तो ये तो 2 तो ऑब्वियस है। सो पूछ क्या रहा था ये? इसको तो हम डायरेक्ट वो मास पॉइंट से निकाल सकते, मॉड्यूलस ओपन करके। अच्छा अच्छा, अरे हाँ, इतना क्यों करना है? चलो, क्योंकि इससे तो कुछ नया आया नहीं, मतलब हमने किया ट्राई, बट एक्चुअली क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी बोल रहा है लेस देन इक्वल टू है, तो ऑब्वियस है, कुछ नया तो मिला नहीं। तो अब मुझे क्या करना है, इससे तो पता नहीं चला किसके इक्वल है, तो मैं तो बाउंड, क्वेश्चन ये था बाउंड, अब देखा मैंने, क्योंकि बाउंड तो पूछा ही नहीं, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मुझे बाउंड नहीं पूछा है तो हम दूसरा अप्रोच लगाएंगे अब, क्योंकि मुझे लगा बाउंड से डिसाइड कर लेंगे, तो बाउंड नहीं पूछा है तो हम इसको खोल लेते हैं। सो आप देखो इसमें x की ये 3 वैल्यू है ना, तो कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को, आप बताइए। सिर्फ 0 0। अरे नहीं, सिर्फ 0? क्या कर रहे हो तुम लोग, x की 3 वैल्यू है ना। -4। अरे मॉड x 2 से ज्यादा है मेरे भाई, तो मॉड x जब 2 से ज्यादा, ऐसा कौन कौन सी x की वैल्यू जो जिसका मॉड लेने में 2 से ज्यादा आता है? 4 and 4। 0 और 4। x की वैल्यू -4 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तुम कहाँ खोए हो भाई तुम लोग? अरे मॉड x है ना ये, -4 का मॉड कितना होता है? तो 4 2 से ज्यादा नहीं है, तो x की वैल्यू -4 रखो चाहे 4 रखो, 0 कैसे सेटिस्फाई कर जाएगी? क्या 0 मोर देन 2 होता है? 0 कैसे सेटिस्फाई कर जाएगी? 0 मोर देन 2 थोड़ी होता है। अरे इसमें रखो ना x की वैल्यू, मैं ये बोल रहा हूं टेबल से तुम x देखो कौन कौन सी वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है इसको, तो 4 and -4 ना, और दोनों के आंसर 1/4 प्लस, तुम लोग कैसे कंफ्यूज होते हो भाई? तो ये आंसर हाफ आ गया, 0.5 आ गया। सो एक्चुअली मैं बाउंड निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाउंड पूछा नहीं था, तो मैं जेबीसेफ लगा था, क्योंकि बाउंड की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर हाफ आ गया ये देख के। ठीक है, देखो ध्यान से, डाउट है तो बताओ। सर जी पर सर इसके लिए हमें मीन और वेरिएंस नहीं निकालने की जरूरत है, बस हम इसको एक्सपैंड कर देंगे और फिर कर लेंगे। यस यस यस, एक्चुअली मीन वेरिएंस की जरूरत मुझे इसीलिए, मैं चूंकि वो निकालना लगाना चाहता था ना, तो मेरे दिमाग में वो चल रहा था बाउंड निकालने का, लेकिन हमें मीन वेरिएंस की जरूरत है ही नहीं, एग्जैक्टली हमें इसकी जरूरत थी ही नहीं और इसकी भी जरूरत थी नहीं। सो चूंकि स्टार्टिंग में आपको पता है ना क्या चाहिए, तो मैं एक्चुअली मुझे लग रहा था बाउंड निकाल लेंगे, तो हमें जरूरत सीधा क्या हुआ, इसने MGF दिया, MGF से मुझे डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी मिल गई, यस। तो मुझे मीन वेरिएंस निकालना ही नहीं था, वो मैंने टाइम वेस्ट किया, है ना। सर जी सर ये किसी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का MGF है क्या? नहीं, ये डिस्क्रीट है, किसी स्टैंडर्ड का नहीं है अभी, ठीक है ना। ऐसे डिस्क्रीट में पहचान भी नहीं पाओगे, कॉन्टिन्यूअस में पहचान सकते हो, तो ये स्टैंडर्ड का नहीं है। जी सर अगर सपोज मेरे पास 2 रैंडम वेरिएबल है x1 x2, तो एक साइड फॉलो करता है गामा n गामा थीटा, इधर स्केल पैरामीटर शेप पैरामीटर दोनों ही सेम, तो अगर x1 प्लस x2 क्या हो, तो दोनों इक्वल ही है। सेम रहेगा, शेप पैरामीटर तो मतलब प्लस हो जाएगा, हाँ, एक वाला पहला वाला पैरामीटर ऐड हो जाएगा, यस, स्केल पैरामीटर सेम, मतलब 2 थीटा कॉमा थीटा हो जाएगा सम जो है। और x माइनस x1 माइनस x2 ये हम नहीं निकाल, नहीं, माइनस के लिए रूल नहीं है, माइनस के लिए आपको फिर वो जैकोबियन वाले मेथड से करना पड़ेगा, कोई डायरेक्टली थ्योरम नहीं है, यस। चलिए एक और क्वेश्चन किसने, विपुल ने भेजा हुआ है, चलो इसको देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्वेश्चन आसान था, छोटा सा था, वो चूंकि मुझे लग रहा था इसमें बाउंड रूट निकालना है, इसलिए मैं मतलब जेबीसेफ लगाना, एक्चुअली मेरे दिमाग में जेबीसेफ चल रहा था,
तो इसीलिए मैं वो मीन वेरिएंस अब निकाला, वरना जरूरत नहीं था ना। कि ये है कि मुझे एमजीएफ दिया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन से सीधी प्रोबेबिलिटी आ गई, और कुछ नहीं चाहिए। इसको खोल दो, यहाँ से एमजीएफ से डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी आ गई। सो आपको कोई चेबीशेव और मीन वेरिएंस की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, कई बार होता है मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा था ये करना है, फिर पता चला उसकी जरूरत नहीं है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 इसने पूछा है। 73 ये बोल रहा है कि हमारा जो x है वो है यूनिफॉर्म 0,10, y है यूनिफॉर्म 0,20। सो क्या प्रोबेबिलिटी है x प्लस वाई लेस देन 20 होगा। सो ये हालांकि मैंने पहले भी कराए, जिन लोगों ने पूरे वीडियो एक एक देखे होंगे तो शायद पहले मैंने कराए, क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे। सो स्टार्टिंग में कराए होंगे। अब इसमें क्या है, देखो x की वैल्यू 0 से 10 है, तो x 0 से 10 हो गई, y 0 से 20 है। सो ये जो रेक्टेंगल अभी आ रहा है, ये रेक्टेंगल आपका सपोर्ट है इस रैंडम वेरिएबल का। मतलब मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर मैं इसका ज्वाइंट पीडीएफ लिखूं, सो आप में से ही कोई बताइए क्या होगा। इंडिपेंडेंट दिया होगा, ठीक है ना, हाँ इंडिपेंडेंट दिया है, तो ज्वाइंट क्या होगा। सो 1/10 इंटू 1/20, जो क्योंकि इसका पीडीएफ इंटू इसका पीडीएफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 1/200। सो दिस ज्वाइंट इज 1/200। कब, जब x की वैल्यू 0 से 10 में रहेगी और y की वैल्यू 0 से 20 में रहेगी। ठीक है, तो ये ज्वाइंट आ गया। 0 अदरवाइज तुम लिख सकते हो, 0 अदरवाइज। तो अब ये आपका सपोर्ट है। अब आप इसमें ग्राफ बनाओ इस लाइन का, x प्लस वाई लेस देन 20, तो 20 यहाँ पे होगा इसमें। सो ये लाइन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 20 का, तो x प्लस वाई लेस देन 20 कौन सा पोर्शन होगा। सो जो x प्लस वाई लेस देन 20 है वो आपका ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, सो ये वाला पोर्शन है आपका। ठीक है, x प्लस वाई लेस देन 20 को सैंपल स्पेस के अंदर ही आपको देखना। सैंपल स्पेस जो है, मतलब यहाँ सपोर्ट जो उसको सैंपल स्पेस बोल रहा हूँ, तो सपोर्ट के अंदर ही आपको ये इवेंट है एक्चुअली। सो ये आपका E है, ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E फाइंड कर रहे हो आप, और सैंपल स्पेस ये था आपका, इसके अंदर फाइंड करने हैं, तो वो कॉमन रीजन है। अब क्या फाइंड कर पाएंगे आप लोग, क्या करेंगे, ज्वाइंट को इंटीग्रेट कर दो, dx dy क्या लेना बेटर है, dy लेना बेटर है, वरना 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dy dx। ठीक है, अब बताओ y की लिमिट कहां से कहां तक लूं, चेक 0 से 20 माइनस x। ठीक है ना। सो y आप ले रहे हो तो स्ट्रिप ऐसा लोगे। सो ये है y बराबर 0 और यहाँ है y बराबर 20 माइनस एक्स। यस, सो ये हो गया 0 से 20 माइनस एक्स y की वैल्यू, और x कहां से कहां तक जा रही है, 0 से 10। 0 से 10। क्या आप इंटीग्रेट कर लोगे इसको, करो। हाँ तब तक हो गया। ठीक है, सर ये को 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वो ऊपर वाला रीजन को एक 0 से वो क्या वो लाइन तक जा रहा है। नहीं देखो मैंने ऐसा लिया, पहले y लिया है तो चेंज तो हो नहीं रहा कर्व, इसका अपर कर्व फिक्स है, लोअर कर्व फिक्स है। वो 2 बार इंटीग्रेट तब करना पड़ता जब मैं dx dy लेता, जो आप सोच रहे हो। अगर मैं ऐसा कर्व लेता ना हॉरिजॉन्टल, तो मुझे यहाँ चेंज करना पड़ता, तो यहाँ से यहाँ तक 1 होता, फिर यहाँ से आप x को फिक्स करके y को वैरी कर रहे हैं। यस है ना। तो वो जो आपको सोचना पड़ेगा, वो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का कांसेप्ट है कि मुझे, मैंने देखा क्या सही रहेगा। अगर ऐसे लेता तो यहाँ कर्व बदल जा रहा है, एक कर्व ये है फिर बाद में कर्व ये है, सो मुझे फिर 2 बार करना पड़ेगा, दिस प्लस दिस, 2 इंटीग्रेशन लेने पड़ेगा। 3/4 आ रहा है इसका आंसर। अच्छा 3/4 आ रहा है, देख लीजिए बाकी लोग। यस सर 3/4 ठीक है ना, ओके। और किसी का कोई डाउट है? अच्छा फिर एक डाउट आ गया इसका। सो क्या बोल रहा है कि इफ इन अ रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन हैविंग 5 ट्रीटमेंट एंड 4 रेप्लिकेशंस, सो रेप्लिकेशन आर ब्लॉक्स, है ना, 4 ब्लॉक हो गए और तुम्हारा 5 ट्रीटमेंट है, तो 5 ट्रीटमेंट है, 4 ब्लॉक्स हैं। सो द इंक्रीज इन, क्या बोल रहा है,
अच्छा, अ ट्रीटमेंट इज एडेड, एक ट्रीटमेंट ऐड कर दिया, सो द इंक्रीज इन एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी, क्या डिफेक्ट पड़ेगा बताओ भाई? सो एनोवा टेबल बना लो तुम इसके लिए। मान लो इनिशियली तुम्हारे पास कितना था, ट्रीटमेंट, ब्लॉक, एरर, टोटल, है ना? सो सीधा डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखो अभी। सो टोटल कितने हैं तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं इसमें स्टार्टिंग में इनिशियली? इनिशियली 5 सर 3 इंक्रीज होगा ना कैसे? सर? पहले हाँ वही डिसाइड कर रहे हैं, आपको पीछे के बैकग्राउंड बता रहे हैं। हाँ चेक कर रहे हैं। टोटल 20 है, इसका डिग्री ऑफ 19 हो जाएगा। और ट्रीटमेंट कितना है? शुरू में 5 था तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ब्लॉक्स कितने हैं? 4 है। 4 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो बचे कितने यहाँ पे? 12, 7 ठीक है ना? तो ये हो गया। अब देखो अगला, जब एक आपने इंक्रीज कर दिए तो अब न्यू टेबल बनाएंगे, ट्रीटमेंट, ब्लॉक, एरर, टोटल। सो अब ट्रीटमेंट कितने हैं आपके पास टोटल? 5 अब आप नहीं अब आपका ट्रीटमेंट 6 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गया, एक बढ़ा दिया आपने। ब्लॉक्स उतने ही हैं, सेम है सर, शायद 3 आएगा। ब्लॉक्स तो उतना ही है, क्योंकि ब्लॉक्स तो इंक्रीज नहीं कर रहे हैं हम लोग। कितने ऑब्जर्वेशन हो गए टोटल जब 6 ट्रीटमेंट हो गए तो? 24। यस सर। 6 ट्रीटमेंट हो गए, 4 ब्लॉक्स हैं, 6 4 जा 24 ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ कितना होगा? 23। तो अब बताओ यहाँ क्या होगा? 8 आएगा सर। अरे 15। सो कितना इंक्रीज हुआ? तो आपने जो बताया वही सही बताया, 3 बताया ना, लेकिन मैं पीछे की स्टोरी बता रहा हूँ कैसे आया, है ना? तो ये एनोवा टेबल का पार्ट है ना, ये सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो जो भी क्वेश्चन आएगा मेनली इसी पे आएगा, सोर्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है जी विपुल, किसका डाउट था ये? नहीं सर, एक बार और समझा दीजिए, हमको समझ में नहीं आया। ओके, तुम याद करो रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन होता क्या है। तो रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन जो होते हैं उसमें क्या होता है, ये जो टेबल बनते हैं तो इधर होता है ट्रीटमेंट्स, यहाँ होता है ट्रीटमेंट्स 1 2 3 अप टू ए नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, और यहाँ होते हैं ब्लॉक्स 1 2 अप टू बी नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, इस तरीके से। सो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हो गए इस टेबल में? कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल? A into B। हाँ, सो अब तुम क्वेश्चन पे आओ अपने। तुम्हारे पास शुरू में 5 ट्रीटमेंट था और 4 ब्लॉक था, कितने एलिमेंट हो गए टोटल? यस सर। 20, ठीक है ना? 5 क्वेश्चन पढ़ो तुम। शुरू में 5 तुम्हारे पास ट्रीटमेंट है और 4 ब्लॉक है, तो 20 एलिमेंट होंगे टेबल में। तो जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी एक कम होती है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 19। हाँ 19, तो यही 19 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? अब देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में कितने ट्रीटमेंट थे? 4 नहीं 5। 5 तो 5 ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट की डिग्री फ्रीडम एक कम होगी, कितनी होगी? 4। तुम्हारे पास कितने ब्लॉक है क्वेश्चन में इनिशियली शुरू में? 4। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम करो, कितनी होगी? 3। अब इन तीनों को ऐड करके 19 आना चाहिए, तो तुम डिसाइड करो एरर क्या होगा, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? ठीक सर, ठीक। 12 आ गया। सेम स्टोरी यहाँ हुआ। अब क्या होगा, एक तुमने ट्रीटमेंट ऐड कर दिए, तुम्हारे पास 6 ट्रीटमेंट है, अब ब्लॉक 4 ही है, टोटल 24 तुम्हारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं। तो 24 है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 23 हो गई टोटल की, ये टोटल है, ठीक है? टोटल की। फिर वैसे ही 6 ट्रीटमेंट है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, 4 ब्लॉक है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। अब इन तीनों का सम 23 आना चाहिए, तो डिसाइड करो एरर क्या होगा। ओके है? बस डेफिनेशन देख लेना क्या है कि रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन क्या है ना, कंप्लीट रैंडमाइज डिजाइन क्या है, लैटिन स्क्वायर डिजाइन क्या है, इसलिए डेफिनेशन और एनोवा टेबल बस इतना ही काफी है। मुझे लगता है इसी पे क्वेश्चन आएगा कि डेफिनेशन हर टर्म का क्लियर हो तुम्हें,
और यहाँ इनोवा टेबल पता हो क्या है। और इसमें ऑप्शन में कैसा कुछ हाँ, ऑप्शन में क्या पूछा था? द इंक्रीज इन एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ गया? एरर का पहले 12 था, अब कितना हो गया? 3 तो कितना बढ़ गया? 15। हाँ, तो मतलब इंक्रीज कितना? क्वेश्चन ये कि 15 कहाँ है आंसर? क्वेश्चन क्या पूछा तुमसे? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना इंक्रीज हुआ है, मतलब 15 - 12 3। यस यस, हाँ ठीक, 3 इंक्रीज, हाँ आंसर 3 है, क्योंकि पहले 12 था, एक तुमने ट्रीटमेंट ऐड कर दिए तो उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो गया। ये उनको डायरेक्टली पता था, क्योंकि तुम वहां से देख पा रहे हो R-1 हो जाएगा, है ना। ठीक है, और भी है? अच्छा, अगला क्वेश्चन है x1 x2 xn भी IID नॉर्मल क्या है? θ1 है। x1 is unbiased estimator for theta, x bar is complete estimator for theta, then E of x1 given x bar is um VUE of theta। ये तो कोई भी बता देगा। अब ये डेफिनेशन पे क्वेश्चन है, बताओ जी कौन सा आंसर है? सो यहाँ पे क्या है कि राव ब्लैकवेल क्या कहता है एक्चुअली कि वेरिएंस कम होता है, तो राव ब्लैक में लेमन से भी यूज कर, हाँ, क्योंकि एक्चुअली राव ब्लैकवेल का एक्चुअल स्टेटमेंट ये है कि जो ये एस्टिमेटर दे रखा है तुम्हें E of x1 गिवन x bar, इसकी वेरिएंस x1 से कम होगी। अब चूंकि x बार जो है, और राव ब्लैकवेल में कंप्लीटनेस यूज नहीं होता, सॉरी हाँ कंप्लीटनेस यूज, जस्ट सफिशिएंट यूज होता है ना, हाँ जस्ट सफिशिएंट यूज होता है। उसमें ये बोलता है कि तुम्हारा, मैं याद दिलाता हूँ क्या था। सो राव ब्लैकवेल ये कहता है ना, राव ब्लैकवेल जो है वो ये कहता है कि x1 तुम्हारे पास मान लो, या डेल्टा मान लो, डेल्टा तुम्हारे पास अनबायस्ड एस्टिमेटर है एंड t तुम्हारे पास सफिशिएंट है। तो ये क्या है? सफिशिएंट है। तो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन t है, ये एक नया एस्टिमेटर है, मान लो t1। सो ये एक्चुअली ये जो होगा अनबायस्ड तो होगा ही, ये अनबायस्ड तो होगा ही, साथ में जो वेरिएंस होगा इसका t1 का, ये कम होगा वेरिएंस ऑफ डेल्टा से। सो ये है राव ब्लैकवेल एक्चुअली, ठीक है ना। अब उसी में अब आगे क्या होता है कि अगर टी कंप्लीट भी हो गया तो, है ना, राव ब्लैकवेलाइजेशन थ्योरम बोलते हैं इसको, मेथड। इसमें यह है कि अगर तुम्हारा डेल्टा अनबायस्ड है, टी कंप्लीट सफिशिएंट दोनों हो गया, तो उस केस में ये UMVUE हो जाएगा। और ये कैसे वेरीफाई होता है? सिंपल लेमन-सेफी थ्योरम कहता है कि ये फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है और अनबायस्ड भी है, तो इसीलिए UMVUE हो गया। तो दोनों यूज हो रहा है। ठीक है ना, दोनों यूज हो रहा है एक्चुअली। राव ब्लैकवेल इतना ही है, बस इसी को एक्सटेंड किया कि टी यहाँ सिर्फ सफिशिएंट है, टी अगर कंप्लीट भी हो गया तो लेमन-सेफी कहता है कि अगर कोई कंप्लीट सफिशिएंट का फंक्शन है और वो अनबायस्ड भी है तो वो UMVUE है। तो इसीलिए UMVUE, क्योंकि कंप्लीट सफिशिएंट का फंक्शन है, तो यहाँ पे टी जो है हेयर, टी जो है कंप्लीट एंड सफिशिएंट दोनों होना चाहिए, कंप्लीट एंड सफिशिएंट दोनों होना चाहिए, और यहाँ बस सफिशिएंट था, कंप्लीट नहीं। तो ये तो लेमन-सेफी इसको वेरीफाई करता है, इसका प्रूफ उससे आ जाता है लेमन-सेफी से, है ना। ठीक है, हो गया। सो चलो, डाउट तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी थ्योरी कर लेते हैं। सो कहाँ से स्टार्ट करें थ्योरी? सो यहाँ ऑलमोस्ट इधर से 5 से लेके आगे तक तो हो ही गया है, और सीक्वेंस सीरीज ना इजी है। चलो इसको देखते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि कुछ खास है नहीं इसमें। सो
चलो सीक्वेंस सीरीज अभी डिस्कस कर लेते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, तो क्या क्या डिस्कस करना है इसमें कि सीक्वेंस के कन्वर्जेंस का क्या मतलब है। तो मेनली तुम्हें लिमिट निकालना है एक्चुअली, है ना। ये क्या बोल रहा है, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो कोई सीक्वेंस जहाँ भी कन्वर्ज करेगी सो वो उसकी लिमिट होगी, है ना। सो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ऑब्वियसली वो कन्वर्जेंट होगी। सो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस कैसे आए एक बार दिखाओ, उसके हिसाब से बताता हूँ। देखो पिछले साल में कैसे क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल के पेपर में, ताकि आसानी रहेगी समझने में पूछा क्या है इसने, है ना। फिर करते हैं पेपर खोल के देखो सीक्वेंस सीरीज के कैसे क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए हैं। सर जी सर एक डाउट। बोलो। सर जो आप कोरिलेशन की वैल्यू -1 to 1 बताए हैं, जी तो सर वो बाइवेरिएट नॉर्मल में भी सर वो सेटिस्फाई करेगा? कहीं भी सेटिस्फाई करेगा किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए कोरिलेशन कोई बाइवेरिएट नॉर्मल में तो रो इक्वल टू 1 रखने पर शायद अनडिफाइंड आता है ना। नहीं अनडिफाइंड वो अलग चीज है, मतलब वहाँ -1 से 1 के बीच में होगी। बोल रहा हूँ रेंज उसका -1 से 1 में ही होगा, 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा, -1 से कम नहीं होगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर बाइवेरिएट नॉर्मल वेरिएबल में रो की वैल्यू 1 ले सकते हैं कि नहीं? हाँ वहाँ शायद नहीं ले सकते, वहाँ पे उसमें प्रॉब्लम आता है कुछ, वो डीजनरेट पे कन्वर्ट करता है कुछ वैसा। हाँ वो कुछ एक्सेप्शन है वहाँ पे। हाँ सर उसका पीडीएफ भी अनडिफाइंड। हाँ वो पीडीएफ वो कुछ डिफाइन नहीं होता। 1 - 1 पे वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। हाँ क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 - रो स्क्वायर है इसीलिए। अच्छा तो यहाँ एक तो क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं। देखो मुझे 2 क्वेश्चन दिखा है, 26 और 27, 28 3 क्वेश्चन है ना। सो मेनली जो इसने पूछा है सम ऑफ सीक्वेंसेस पूछे हैं। है ना। तो चलो एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, मेरे क्वेश्चंस करते हैं। हालांकि मुश्किल नहीं है, तो तुम लोग जानते होगे कि लाइक ये पूछ रहा है कि जैसे 1 - 1/n की पावर n की लिमिट क्या होगी। जैसे फॉर्मूला ये है तो क्या होगी। जैसे क्वेश्चंस कैसा पूछा मैं बता देगा, देख लेता हूँ ताकि उसे थ्योरी बताने में आसानी रहेगी ना कि क्या डिस्कस करना है। सो जैसे एक क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1/n इसकी पावर n है, ये e होगी। ऑप्शन दे रखा है e होगी, ट्रू फॉल्स चुनना है। तो क्या लगता है इसका आंसर क्या होता है, आपको याद है क्या? ये रहता सर शायद है e की पावर -1 होगी, है ना। 1/e होगी एक्चुअली। अगर यहाँ प्लस होता तब e होती, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेटमेंट ऐसे गलत हो जाएगा। फिर दूसरा आपसे पूछ रहा है ये कि जो सीरीज है ना, एक ऑप्शन ये है, ये 26 था, और बी में ये पूछ रहा है, मतलब 2 स्टेटमेंट है एक्चुअली, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। यहाँ पूछ रहा है समेशन n/n² + n। ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है, तो उसको चेक करना है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है। तो कैसे चेक करोगे तुम लोग? टेस्ट है सर। सो इसको तुम सिंपली n से अगर डिवाइड कर दो तो ये 1/n + 1 हो गया ना। और p टेस्ट से क्या लग रहा है, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है? चेक कर लेते हैं।
अरे क्या चेक करना है, n की पावर क्या है यहाँ पे 1 है सर, 1 है ना, तो क्या होगा डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट होगा। उसमें ये रूल होता है ना 1/n की पावर p जो है ये कन्वर्जेंट है कब, अगर p की वैल्यू 1 से ज्यादा है, और 1/n की पावर ये कोई दिक्कत नहीं है, n+1 है कोई दिक्कत नहीं है, एक n के इक्विवेलेंट ही है। सो ये तो तब लगाते हैं ना सर जब दो सीक्वेंस को an और bn लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी लगा के सर वो फाइनाइट आती है तब लगता है सर ये तो शायद। हैं फाइनाइट कहाँ पढ़ लिया तुमने? दो सीक्वेंस लेके नहीं चलते हैं सर उसमें। तो वो तो कंपैरिजन टेस्ट की आई थिंक तुम बात कर रहे हो, यस सर। तो कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं हम अभी, हम सीधा सीधा बता रहे हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ तो वो कंपैरिजन वही कर रहे हो, तुम तो बोल रहे हो 1/n के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, समझ लो तुम अगर चाहो वैसे चाहो तो वो अगर चाहो तो ये समझ लो 1/n के साथ कंपेयर कर रहा है। यस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो डाइवर्जेंट होता है अगर p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है। सो इस तरीके से तो ये डाइवर्जेंट हो गया था। ऑप्शन में क्या कह रहा है, ट्रू ही कह रहा है ये तो। सो मतलब पहला स्टेटमेंट फॉल्स था, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू था, दो स्टेटमेंट दे रखे थे। अब जैसे कुछ लोगों को शायद हवा नहीं लग रहा होगा, सबको समझ आ रहा है जो मैंने बोला अभी, मैंने क्योंकि थ्योरी तो मैंने पढ़ाई नहीं है, ये सब आपको पता है पहले से, बाकी लोगों को यस सर, भी इसमें पढ़ा यस सर। यस सर पता है। है ना। तो मतलब सिंपली कि ये सब पता ही है, तो लिमिट और ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर थ्योरी देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ रहा है 27 जो है कि 3/1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7/3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है आपको। सो मतलब इसको अगर मैं ठीक से लिखूं तो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। हाँ सो 2n plus 1 upon n 2k plus 1 अपॉन ऐसा लिखता हूं मैं n square n plus 1 k स्क्वायर k plus 1 होल स्क्वायर k फ्रॉम 1 to n, क्योंकि इसने sn बोला है, इसने बोला है n टर्म तक आपको जाना है। तो n टर्म जब देखेंगे इसका, ये पहले टर्म 3 है तो n वां टर्म जो होगी वो 2n plus 1 होगी, जो आप कह रहे थे n स्क्वायर n plus 1 स्क्वायर। तो ये आपको दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि देखो मैं ये मान रहा हूँ थोड़ा बहुत आपको आइडिया है पहले, थोड़ा बहुत क्या, क्योंकि सबने तो अब एग्जाम आ गया क्लोज, तो कहीं ना कहीं पढ़े होंगे खुद से या बीएससी में या जैम में। तो बस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तत्काल, ताकि आपको ये दिखे क्वेश्चन का लेवल क्या है। क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का है, डिफिकल्ट नहीं आ रहा ना, डेफिनेशन बेस्ड और डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सो ये हो गया k फ्रॉम 1 to n Sn। पूछा इसका आंसर क्या आएगा, व्हाट इज द सम। तो कोई बताओ पहले, आप लोग को आइडिया दिख रहा है क्या? आप लोगों ने एक वर्ड सुना टेलीस्कोपिक सीरीज? हाँ सर। चलो लगाओ, हिंट हिंट दे दिया मैंने हालांकि। हाँ सर जी सर उसको सर अलग अलग करके हम कट कर सकते हैं क्या? हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, टेलीस्कोपिक सीरीज में वही होता है, ये सारे टर्म्स करते चले जाते हैं। हाँ सर वो जो 3/1 स्क्वायर इनटू 2 स्क्वायर है, यस यस यस, तो उसको तो लिख सकते हैं 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ये लो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, जो तुम कह रहे हो वो डायरेक्टली लिख लो। तो देखो ये खोलोगे तो वही आएगा, इसको तुम ओपन करो, k को 1 रखो तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, जो आप कह रहे थे ये होगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ये होगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ऐसा है। तो मैं अगर ठीक से लिखूं इसी Sn को, तो अगर ऐसे आप देखना चाहो तो ये है 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ये है 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, फिर ये है 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, लास्ट में होगा 1/n स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 स्क्वायर। ऐसी ना, क्या हुआ दिस दिस, तो क्या क्या बच गया? 1 माइनस 1/n प्लस 1 का होगी। यस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आता है? सो n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका n स्क्वायर प्लस 2n अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर, और कॉमन लो तो n इंटू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो कोई ऑप्शन है? ये 27 नंबर क्वेश्चन है उसी पेपर का, यस सी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन।
चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना ये? जो आपने सर टेलीस्कोपिक सीरीज बनाई है सर, यस। सर इसका कोई मेथड होता है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा सर, या सोल्व करके देखना पड़ेगा? हाँ, हिट एंड ट्रायल होता है, आपको देखना पहले खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि हाउ कैन यू फाइंड द सम, ये चीज है, वो खुद देखना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा रिलेशन क्या है। तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3 होता है, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 5 होता है, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 7 होता है। तो उससे एक आइडिया मिला। ओके चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, नंबर 28 क्या कह रहा है कि समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये 3 क्वेश्चन ही है जो सीक्वेंस सीरीज के थे। सो तीसरा मतलब ये लास्ट ही क्वेश्चन है, an टाइम, सॉरी a नहीं, a की पावर n टाइम 1 प्लस 1/n, इसकी पावर n है। दिस कन्वर्जेस इफ, इस तरह से है। ऑप्शंस हैं आपके पास कि a की वैल्यू 0 1 के बीच होगी, a की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 मोर देन 0 होगी, और एक ऑप्शन है a मोर देन इक्वल टू 1 होगी। बताइए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सर वो टेस्ट तो होता सर, याद नहीं आ रहा, लेकिन वो 1/n करके सोल्व करते सर। छोड़ो, टेस्ट उस मत लगाओ, देखो टेस्ट से भी हो जाएगा जो आप कह रहे हो, वो भी सही बात है, उससे भी करके दिखा दूंगा। लेकिन एक थ्योरम ये होता है कि समेशन an कन्वर्जेस, मान लो ये, देन क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an 0। हाँ, इसी को दूसरे तरीके से लिखेंगे, इसी थ्योरम को दूसरे तरीके से लिखेंगे तो ऐसा होता है कि इफ लिमिट an इज नॉन जीरो, तो क्या बोलते हो आप? कन्वर्जेंट है सर, मतलब डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है? कन्वर्जेंट अभी सही सर। अरे उल्लू, अगर लिमिट जीरो नहीं है तो क्या होगी? सर इसका जो ऊपर वाली थ्योरम लिखी है सर आपने, हाँ। वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है सर। उसको कंट्रा पॉजिटिव बोलते हैं। मैं वाइस वर्सा नहीं लिख रहा, मैं कंट्रा पॉजिटिव लिख रहा। वाइस वर्सा तब होता जब मैं ये बोलता लिमिट जीरो है तो सीक्वेंस क्या होगी। मैं ऐसा नहीं बोला लिमिट जीरो है, मैं क्या बोला हूं, लिमिट जीरो नहीं है, इसको बोलते हैं कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। P इंप्लाइज Q का कंट्रा पॉजिटिव है, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। कन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव अलग अलग चीज है, जो मैं लिख रहा हूँ कंट्रा पॉजिटिव है, कन्वर्स नहीं है। कन्वर्स होता है मैं बदल देता है स्टेटमेंट, जस्ट इंटरचेंज करता, मैं इंटरचेंज नहीं कर रहा, मैं नॉट लगा के कर रहा हूँ इंटरचेंज। सो अगर किसी लिमिट an 0 नहीं आती है तो क्या होती है? तो ये भी कन्वर्जेंट ही होना चाहिए। अरे उल्लू, दिस डाइवर्जेस। तो मुझे कोई ऐसा सीक्वेंस बता दो जहां लिमिट 0 पे नहीं जा रही हो n की और वो कन्वर्ज कर रही हो, कोई एक भी सीक्वेंस बता दो मुझे, तुम चेक कर लो। ऐसा कोई n एक भी सीक्वेंस बता दो मुझे जिसकी लिमिट 0 नहीं हो रही हो लेकिन वो सीरीज कन्वर्ज कर रही हो, ऐसा एक एग्जांपल बता दो, चेक कर लो तुम। सर हम एक सर बुक में सर ऐसा कुछ पढ़े हैं कि लिमिट अगर किसी फाइनाइट पॉइंट पर भी अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो फिर वो कन्वर्जेंट होगी। कहाँ पढ़े हो, जाके दिखाओ मुझे। क्या पढ़ा? तुम लोग ये कह रहे हो कि अगर कोई लिमिट नॉन जीरो हो जाएगी तो भी कन्वर्ज कर सकती है जी। तो मैं तो कह रहा हूँ एक एग्जांपल बता दो, एक बता दो मुझे, बस एक ऐसा एग्जांपल तुम बता दिए ना तो तुम जो कहो वो कर लेंगे हम। एक ऐसा एग्जांपल बता दो जहां सीक्वेंस की लिमिट 0 पे नहीं जा रही हो लेकिन वो सीरीज कन्वर्ज कर रही हो, मुझे बता दो कोई ऐसा एग्जांपल, एक भी, चाहे तुम अपने पिछले वाले टीचर से पूछ के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये थ्योरम है भाई, इसका एक भी एग्जांपल हो ही नहीं सकता। थ्योरम वो स्टेटमेंट है जो इन जनरल ट्रू होता है, ठीक है ना। अब इसका बाकी प्रूफ की बात है तो वो तो हम देख लेंगे। रेशियो टेस्ट लगा दो तो भी हो जाएगा, रूट टेस्ट भी लगा सकते हो, रूट टेस्ट से भी हो जाएगा।
रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट पता होगा, रूट टेस्ट लगा लो, रूट टेस्ट से दिख जाएगा। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स में तो मैं क्या बोलते हैं एक्सीडेंटली स्टैटिस्टिक्स में आ गया हूँ ना, पहले तो मैं मैथ में ही अच्छा था, अभी मैथ में ही अच्छा हूँ, स्टैटिस्टिक्स तो मैं एक्सीडेंटली आ गया क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कोई मार्केट में पढ़ाने वाला था ही नहीं, तो मैंने शुरू किया। मैथ तो मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ मार्केट में, है ना, ये सब तो मैंने जैम मैथमेटिक्स वालों को पढ़ाए हैं। सर इसमें रूट टेस्ट अप्लाई करके हाँ लिमिट को ये आ रहा है, तो ये लेस देन 1 पे कन्वर्ट होगा, यस, ये इक्वल टू 1 पे क्या हमें चेक करना पड़ेगा? हाँ यस यस, क्योंकि आप इक्वलिटी बाउंड्री पे आपको चेक करना पड़ेगा। तो सोचो आपने a को 1 रख दिया, ठीक है, तो इसकी लिमिट कहाँ पे जाएगी आप बताओ मुझे। अगर आपने a को 1 रख दिया तो लिमिट कहाँ पे जाएगी इस सीक्वेंस की? अनडिफाइंड हो जाएगी। अरे उल्लू, अनडिफाइंड कैसे हो जाएगी? e होगी, तो e होगी तो अगर n टेस्ट डिफाइंड भी है ना तो 1 के पार अनडिफाइंड हो जाएगा वो ना। अरे वो इंडिटरमिनेट टर्म है, मैं लिमिट पूछ रहा हूँ, अनडिफाइंड नहीं होता वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इंडिटरमिनेट फॉर्म की कोई ना कोई वैल्यू होती है, वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है। तो 1 की पावर, हाँ जो 1 प्लस 1 अपान n के पावर n है वो तो e हो जाएगा, ठीक। यस, लेकिन सर इसको 0 होना पड़ेगा सर, हम ऐसा सर आप ग्रुप में भेजे हैं सर, आप देख लीजिए उसको। यस यस, अभी हम आते हैं, मैं उसको क्या बोला तुम ढंग से सुनते नहीं हो। उसने बोला कि सर a की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या होगी, तो हम तब बात करें a की वैल्यू 1 होगी, तो हमने कहा a को तुम 1 रख दो, तो 1 रख दिया। अब जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे सीक्वेंस, सम छोड़ दो तत्काल, उसकी लिमिट बताओ, an की लिमिट क्या है, मैं ये बात कर रहा हूँ, लिमिट ऑफ an क्या है, तो an की लिमिट क्या है, e है, e 0 है क्या? नहीं है ना, तो इस थ्योरम से सीक्वेंस क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट। तो a इज इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट है, और a आई थिंक मोर देन 1 पे भी डाइवर्जेंट होगा। चेक किया तुमने? किसने चेक किया था ना, किसने किया था? सॉरी ने, हाँ, तो कन्वर्जेंट कब आई? a लेस देन 1 पे, ऑप्शन सो ऑप्शन ए सही हो गया। क्योंकि भैया सोचो, सिंपली एक लॉजिक है, a 0 से 1 में है तो a की पावर n की लिमिट क्या आएगी? a अगर 0 से 1 में है तो a की पावर n की लिमिट क्या आएगी? 1 है उल्लू, और 0 0 0 a की वैल्यू 0 से 1 में तो a की वैल्यू भी 0 आएगी, और अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो लिमिट 0 ही होना चाहिए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है, अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है तो वो जो an है तुम्हारा, उस an सीक्वेंस की लिमिट 0 ही होगी। और इसी को दूसरे तरीके से मैंने ये लिखा है कि अगर लिमिट 0 नहीं हुई तो वो गारंटी देगा कि सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी, उसी को दूसरे तरीके से लिखा मैंने। तो इसीलिए इसको 0 पे जाना ही होगा, इस टर्म को कन्वर्ज करने के लिए, कन्वर्ज करने के लिए 0 पे ही जाना पड़ेगा। जो तुम कह रहे हो कि मैंने ऐसा देखा है कि लिमिट 0 पे नहीं जाएगी तो भी कन्वर्ज कर जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। चेक किया सर मैंने, आपसे ही बताया। हाँ कर दिया सर चेक, आप ठीक बताया। थ्योरम है ना, तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं तो बुक में ही पढ़ा है, मैं मेरा कोई अपना ही थोड़ी है, ये तो थ्योरम है, बस इसको समझना है आपको। मैंने इसको समझ लिया स्टेटमेंट को कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एक ही बात कह रहा है, दोनों अलग नहीं है, एक ही थ्योरम को दो अलग तरीके से लिखा मैंने। सर ये सीक्वेंस इंश्योरेंस वाला पार्ट कहाँ से कवर अप करें, मेरा तो बहुत गंदा है। ये देखो, अभी तत्काल मेरे पास एक बुक पड़ी, मेरे पास 3 बुक है, हालांकि मैं तीनों पढ़ता हूँ, तो अभी ये तत्काल नई मंगाई है, तो ये पढ़ लो। इसके मापा की बुक है, इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस, ये 500 रुपए की आई है ऑनलाइन, मैंने अभी अमेजन से मंगाए हैं, कल ही परसों मंगाया था। तो मतलब पीडीएफ भी अवेलेबल है, हमारे गूगल पे भी मिल जाएगा पीडीएफ इसका तुम्हें, तो पढ़ लो एक बार, कोई भी एक बुक ठीक से पढ़ लो, हर बुक में सेम है, इसमें एग्जाम्पल ज्यादा है तो समझ ज्यादा आएगा। जैसे लोग, इन लोगों को तो थ्योरी ही क्लियर नहीं थी अभी, तो थ्योरी क्लियर कैसे होगी? जब डिफरेंट क्वेश्चंस करोगे तो जाके थ्योरी और क्लियर होंगी, है ना। डेफिनेशन पढ़ने से क्लियर नहीं होगी, उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स में डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सॉल्व करोगे तो आपको क्लियर होगा, ओके इसका ये मतलब है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल इसको 0 पे जाना होगा, और ये 0 पे तभी जाएगी, ये टर्म 0 पे तभी जाएगी जब a को 0 से 1 के बीच होना पड़ेगा, अदरवाइज ये e पे चली जाएगी, है ना। तो 0 पे जाने के लिए a को 0 से 1 के बीच होना पड़ेगा। अगर 0 के अलावा कहीं पे इसकी लिमिट गई, सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, सीक्वेंस की लिमिट 0 के अलावा कहीं पे गई, डाइवर्जेंट हो जाएगी, हाँ ठीक है। तो 3 क्वेश्चन जो आए थे सीक्वेंस सीरीज के, वो हमने देख लिए कैसे आए। अब देखना है इसके पीछे की स्टोरी कि भैया वो थ्योरीज क्या क्या है, थ्योरम्स क्या क्या है ना। चलो, तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तुमने देखा कोई टाइम लगा क्या? नहीं ना, स्टेटमेंट देख के, थ्योरम देख के पता चल जा रहा है।
सो सर इसमें ये पता होगा कि कौन कौन सी सीरीज आएगी, फाइनाइट आएगी, इनफाइनाइट आएगी या प्रोडक्ट वाली आएगी? किसमें पता होगा, नहीं समझा। सिलेबस में सर। अच्छा, सिलेबस में क्लियर नहीं किया ना इसने तो बस लिख दिया है, क्या क्या लिख दिया है इसने, तो सीधा लिख दिया है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो डिफरेंट सीक्वेंस की तुम लिमिट्स निकालो, तुमसे लिमिट्स ही पूछेगा क्योंकि इसने सीधा कन्वर्जेंस से स्टार्ट किया है। तो सीक्वेंस की लिमिट निकालना, बहुत सारे सीक्वेंस की लिमिट निकालो। मैंने ड्राइव पे, अगर तुम्हें ड्राइव पे जाओ, उसमें लिख दिया है मैंने सीक्वेंस प्रॉब्लम सीट, उसमें 7-8 प्रॉब्लम सीट है, तुम चाहो तो सब में लिमिट फाइंड करो, या कोई बुक उठाओ, इसमें एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस लिमिट वाले सारे ट्राई कर लो, ये है। तो उससे लिमिट पूछ लेगा। जैसे इसमें क्या पूछ लिया एग्जाम में पिछले साल, 1 - 1/n की पावर e की लिमिट क्या है, e की पावर -1, लेकिन वो स्टेटमेंट में दे रहा है कि उसकी लिमिट e है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया इस तरीके से। तो लिमिट निकालने तुम्हें यहाँ पे। अब कह रहा है कि कंपैरिजन टेस्ट, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ रियल नंबर। अब देखो, सीरीज को टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ तुम्हें 3 टेस्ट ही पढ़ना है। तुम्हें जो भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में, इन्हीं 3 टेस्ट पे आएंगे, या तो कंपैरिजन टेस्ट पे होगा, या रूट टेस्ट पे होगा, या रेशियो टेस्ट पे। टेस्ट और भी हैं, है ना, सीरीज के कन्वर्जेंस के बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन आपको ये 3 टेस्ट ही करने हैं। तो यहाँ बस लिमिट समझना, मैं कन्वर्जेंस बता देता हूँ क्या होता है। सो कुछ क्वेश्चंस भी करा देता हूँ, देखो। सर जो आपने 2 टेस्ट बताए सर, ये इसमें रहते हैं इनफाइनाइट सीरीज कंटिन्यूड में। अच्छा, सर मेरे पास बुक है, उसमें चेक किया मैंने अभी। ओके। कौन से 2 टेस्ट? ये सर जो आपने बताया रूट टेस्ट और ये डेटा। हाँ, ये मैं नहीं बताया, ये लिखा है, सिलेबस पढ़ रहा हूँ मैं। देखो, कंपैरिजन टेस्ट, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ रियल। मैं तुम्हारा सिलेबस बता रहा हूँ कि जो सिलेबस है तुम्हारा एग्जाम का। ओनली सब इनफाइनाइट सीरीज के लिए होगा। फाइनाइट सीरीज के लिए मतलब, फाइनाइट सीरीज क्या होता है? फाइनाइट सीरीज क्या होता है? सीरीज और सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट होते हैं, जो तुम पढ़ रहे हो ना, सीरीज और सीक्वेंस इनफाइनाइट ही रहेंगे। अगर वो फाइनाइट है तो सीरीज है ही नहीं, ठीक है ना। सीरीज मींस मतलब, हालांकि फाइनाइट सीरीज बोल सकते हो, फाइनाइट सीक्वेंस बोल सकते हो, लेकिन हम लोग जिस लेवल पे हैं वहाँ इनफाइनाइट के लिए बात करते हैं, हालांकि, ठीक है ना। जो सीरीज है वो इनफाइनाइट सीरीज होगी, टर्म्स इनफाइनाइट होंगे। सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस क्या है डेफिनेशन कोई बताओ मुझे सीक्वेंस का। तो सीक्वेंस और सीरीज में सर, सीक्वेंस में तो सर बीच में कॉमा रहते हैं, सीरीज में पहले सब रहता है। हाँ, राइट, यस। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे। नंबर ऑफ, देखो अब तुम लोग बच्चे नहीं रहे, तुम लोग ग्रेजुएट हो गए हो। तो जब बचपन में जो सीक्वेंस सीरीज क्लास 11th में है, सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस सीरीज क्लास 11th में एनसीईआरटी में है, तो वहां थोड़े बच्चे पर्सपेक्टिव से बताया गया था। अब तुम थोड़े उस लेवल पे आ गए हो, तो यहाँ सीक्वेंस की जो डेफिनेशन होगी, मुस्कान तुम्हारा माइक अनम्यूटेड है। फंक्शन है सीक्वेंस। हाँ, यस, फंक्शन है। तो हर फंक्शन के पास डोमेन और रेंज होता है। तो बताओ क्या है डोमेन, क्या है रेंज सीक्वेंस का? यस, ठीक है ना। तो सीक्वेंस एक फंक्शन है, और फंक्शन है इसका डोमेन होगा। रैंडम वेरिएबल भी एक फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी भी एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो कोई भी फंक्शन है, पीडीएफ एक फंक्शन है, सीडीएफ एक फंक्शन है, पीएमएफ एक फंक्शन है, सब फंक्शन है। तो हर फंक्शन में डोमेन और रेंज होता है, एटलीस्ट कोडोमेन बता ही सकते हो। तो ये है। सो हम लोग जो पढ़ते हैं वो रियल सीक्वेंस पढ़ते थे, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो उसका नाम क्या है, रियल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। सो रियल सीक्वेंस क्या होता है, जो उन्होंने बताया सही बताया, ठीक है। सो रियल सीक्वेंस क्या है कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन, सो इट इज अ फंक्शन whose domain is natural number, whose domain is set of natural number, एंड जो रेंज होगा वो सबसेट होगा रियल नंबर का। कोई जरूरत नहीं पूरे रियल नंबर कवर करेगा, तो मैं कोडोमेन लिख देता हूं, एंड कोडोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब दैट इज जो सीक्वेंस एक्चुअली एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से रियल नंबर में, सच दैट ये जो तुम fn लिखते हो इसको हम an से डिनोट करते हैं। सो ये चीज है कि सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसके टर्म्स ऐसे हैं, मतलब ये समझ लो कि तुम्हारा ये है नेचुरल नंबर और ये है तुम्हारा रियल नंबर्स, और ये तुम बनाए फंक्शन। तो 1 2 3 4 5, और चूंकि नेचुरल नंबर है तो मैपिंग 1 की एक मैप होगी, 2 की एक, तो 1 की जो इमेज है वो a1 है, 2 की इमेज a2 है,
तो 1 की जो इमेज है वो A1 है, 2 की जो इमेज है वो A2 है, 3 की जो इमेज है A3 है। तो यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तुम ऑर्डर ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ठीक है ना। सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, सेट में तुम एलिमेंट को आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन सीक्वेंस में आगे पीछे नहीं कर सकते। इसलिए तुम देखते होगे कभी भी सीक्वेंस को ऐसा नहीं लिखा गया होगा, कभी भी, या तो वो ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, है ना। ये नोटेशन है सेट का, और सेट का मतलब ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, आगे पीछे कर सकते हो। रिपीटेड एलिमेंट को एक बार ही लिखना है सेट में, लेकिन सीक्वेंस में ऐसा नहीं है। सीक्वेंस में एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो जितनी बार हो रहा है सब उतनी बार लिखो, और ऑर्डर तुम बदल नहीं सकते। सो मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें। सो जो सीक्वेंस के लिखने का तरीका, सीक्वेंस को इसमें लिखते हैं, तुमने नोट किया होगा कि जो सीक्वेंस लिखा रहता है या तो पैरेंथेसिस में होगा या इस तरीके से लिखा होगा। सो सीक्वेंस कैन नॉट बी रिटन लाइक दिस। कभी भी, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें कि जैसे एक सीक्वेंस an है, -1 की पावर n है, तो ये सीक्वेंस है। तो इसको तुम खोलोगे ना, तो जब n को 1 रखोगे तो -1, n को 2 रखो 1, -1, 1, -1, 1, ये सीक्वेंस हुआ। अगर तुम सेट बात करोगे, अगर मैं सेट की बात करूं -1 की पावर n, तो ये क्या होगी, मान लो यहाँ लिख दूं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सेम बात है। तो ये सेट है, हालांकि इसको बोलूंगा रेंज ऑफ द सीक्वेंस। जो रेंज है वो सेट होता है। तो एक जो मैं वर्ड यूज कर रहा था, सो रेंज ऑफ सीक्वेंस जो an है इज अ सेट, वो सेट है, और उसको तुम ऐसा लिख सकते हो, सेट ऑफ an जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। सो जो रेंज है वो सेट है, ओके। सीक्वेंस इज नॉट अ सेट। सीक्वेंस क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन से नंबर का, जो लेवल्ड है। लेवल्ड का मतलब पहले एलिमेंट का इमेज A1, A2, A3, A4, यू कैन नॉट चेंज ऑर्डर, एंड इफ दे आर रिपीटेड यू हैव टू राइट एज मेनी टाइम्स एज दे अपीयर। ओके, तो रेंज सीक्वेंस का है। मैं इसी सीक्वेंस का रेंज की बात करूं तो ये जो है रेंज ऑफ एबव सीक्वेंस, इसको बोलेंगे कि दिस इज रेंज है, सीक्वेंस नहीं बोल सकते इसको हम, ये रेंज है, रेंज ऑफ सीक्वेंस an। ये तो पैरेंथेसिस में लिखो, स्मॉल ब्रैकेट जो होता है पैरेंथेसिस में, या फिर इस तरह उस ब्रैकेट में। सो सीक्वेंस सिंपली एक फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन रियल नंबर है। रेंज डिपेंड करता है सीक्वेंस का नेचर कैसा है। जैसे इस सीक्वेंस में रेंज में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है ना। सो इस तरीके से है। अब तुम्हें मेनली बात करनी होती है कन्वर्जेंस की, ठीक है ना। मैं और भी सीक्वेंस लिख सकता हूं, जैसे मान लो -1 की पावर n अपॉन n हो गई। सो इसमें क्या है, पहला टर्म तुम्हारा आएगा -1/1, दूसरा आएगा +1/2 ना, +1/2, -1/3, +1/4, -1/5, like this। तो दिस इज अ सीक्वेंस, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है। जैसे सीक्वेंस था 1 + 1/n की पावर n, तो इसको तुम ओपन करोगे तो पहला टर्म होगा इसका 2, है ना। दूसरा टर्म होगा कितना, 3/2 का स्क्वायर, फिर तीसरा टर्म होगा 1 + 1/3, 4/3, 4/3 का क्यूब, डॉट 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 डॉट। तो ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब बात करनी होती है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की। सो convergence of sequence. So what is meaning of convergence of a sequence? मीनिंग बताओ, कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस की क्या मीनिंग है? एग्जिस्ट करती हो। यस, सो लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कन्वर्जेंट होगी, फाइन। बट अगर एक्चुअल मीनिंग देखो तो ये मतलब है कि जैसे मान लो तुम सीक्वेंस के n बहुत ज्यादा नंबर, तुम आगे बढ़ते चले गए, तो कुछ टर्म के बाद क्या होगा कि वो किसी एक ही नंबर के आसपास आने लगेगी। मतलब जो सीक्वेंस के टर्म्स जो मैं बात कर रहा था, मान लो तुमने कुछ टर्म छोड़ दिए, वो कुछ टर्म 1 करोड़ भी हो सकते हैं, तुमने 1 करोड़ टर्म छोड़ दिए, उसके बाद जितने टर्म्स है सब एक ही नंबर के आसपास घूम रहा है। मतलब 0.001 या इस तरह से 0 के आसपास घूम रहा है, तो 0 उसकी लिमिट हो जाएगी। तो कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि कुछ टर्म को छोड़ दिए जाए तो बाकी सारे टर्म्स
एक ही नंबर के आसपास है, तो उसी को मैथमेटिकल टर्म में नेबरहुड बोलते हैं, कि अगर कुछ टर्म को छोड़ दे तो सीक्वेंस के सारे टर्म किसी एक पर्टिकुलर नंबर के नेबरहुड में आ जाते हैं, और वो जो पर्टिकुलर नंबर है उसी को लिमिट बोलते हैं जहां पे सीक्वेंस कन्वर्ज करती है ना। तो मैथमेटिकली क्या होता है कि कोई सीक्वेंस है, मान लो an है ना, सीक्वेंस an इज सेट टू बी कन्वर्जेंट, या डायरेक्टली ले लो सीक्वेंस an कन्वर्जेस है ना, an converges to a real number a कोई रियल नंबर है, if and only if, डेफिनेशन हमेशा if and only if होता है, ठीक है। so if and only if, so sequence an converges to a real number a if and only if, बताओ क्या होगा, डेफिनेशन बताओ, मैं पूछा डेफिनेशन क्या है मैथमेटिकली। क्या लिखते हो तुम लोग, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, तो एप्सिलॉन कोई भी नंबर मोर देन 0 ले लो, तो एप्सिलॉन 0.1 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यू चूज एनी एप्सिलॉन मोर देन 0, देयर एग्जिस्ट, हाँ देयर एग्जिस्ट, कौन सा नंबर लेते हो आप लोग, एनी पॉजिटिव इंटीजर, हाँ तो क्या लो, उस नोटेशन कुछ होगा, ये तो n0 या m कुछ इस तरह से, k m ले लेता हूँ। सो देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये m उस एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन 0.1 लोगे तो हो सकता है m की वैल्यू 10 आ जाए, एप्सिलॉन 100 लोगे हो सकता है m की वैल्यू 5 आ जाए या 100 आ जाए, इस तरह से। सो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है m क्या मिलेगा आपको। सो फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलो नेचुरल नंबर सच दैट an minus a less than epsilon for all n more than equal to m। अब देखो क्या कहना चाह रहा है ये, जो मैं कह रहा था ना उसका नेबरहुड में आ जाएगा। तो नेबरहुड का मतलब क्या है मैथमेटिक्स में, कि मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस an a के नेबरहुड में आ गया, अगर an और a के गैप जो है वो एप्सिलॉन से कम आ जाए, कब, फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m, और ये m वही नंबर है जो हमारा उतने हम छोड़ दो, तो m वो नंबर है, तो जैसा एप्सिलॉन होगा वैसा m मिलेगा। मान लो एप्सिलॉन तुमने 1/10 लिया तो हो सकता है m 100 मिलेगा, तो बोल रहा है कि 100 टर्म को तुम छोड़ दो सीक्वेंस में, तो 101वां टर्म के बाद क्या होगा, सीक्वेंस के टर्म्स में और उस नंबर में जो लिमिट है उसके बीच का गैप हमेशा एप्सिलॉन से कम हो जाएगा, और तब हम बोलेंगे कि a जो है उस सीक्वेंस की लिमिट है, या वो सीक्वेंस a पे कन्वर्ज कर रही है उस एप्सिलॉन के लिए। और डेफिनेशन में हालांकि ये है, तुम कोई भी एप्सिलॉन ले लो, तुम्हारी मर्जी है, हर एप्सिलॉन के लिए कोई ना कोई एक तुम्हें m मिलेगा, तो वही m वो नंबर है, कितने टर्म छोड़ने हैं मैं ये बोल रहा हूँ। कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि कुछ टर्म छोड़ दो, उसके बाद के सारे टर्म एक नंबर के बहुत क्लोज आ जाते हैं, ये क्लोज का डेफिनेशन है मैथमेटिक्स में, कि इसके बीच का गैप बहुत कम होगा, एप्सिलॉन से भी कम होगा। एप्सिलॉन तुम्हारी चॉइस है, तुम कुछ भी ले लो, 0 से ज्यादा 0.0000001 ये भी ले सकते हो, तो इसके बीच का गैप इतना कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a उस पे कन्वर्ज की डेफिनेशन है मैथमेटिकली। तो हम क्या बोलते हैं आगे, तो वी से जो a है स्मॉल a इज लिमिट ऑफ सीक्वेंस an, ठीक है, कि जो स्मॉल a है वो लिमिट है सीक्वेंस an की, मतलब दैट इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू a, ठीक है। सो ये हुआ कि लिमिट an n टेंस टू इंफिनिटी इज a। तो ये एक्चुअली प्रॉपर डेफिनेशन है मैथमेटिकली कन्वर्जेंस की, कि any epsilon you choose, for any epsilon you will get a m such that the gap between sequence and the number a is less than epsilon for all n more than equal to m। क्या कहना चाह रहा है, m टर्म के बाद, m टर्म को छोड़ दो उसके बाद ऐसा होने लगेगा, तब तुम बोलोगे कि a जो है उस सीक्वेंस की लिमिट है। ओके, तो ये तो हो गया। बाकी लिमिट निकालना तुम लोग जानते ही हो कैलकुलस से, तो जब भी तुमसे पूछे कि सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करे, सीधा से लिमिट निकाल दो। चलो कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, ट्राई करो। सो कुछ सीक्वेंसेस जिसको तुम्हें लिमिट बतानी है, ठीक है। सो क्वेश्चन है फाइंड लिमिट ऑफ सीक्वेंसेस। सो पहला है
एक तो वही था 1 माइनस 1/n की पावर n जो तुमसे पूछ लिया था। दूसरा, चलो ये सीक्वेंस के जैसा लिख देता हूँ, 1 प्लस 1/n इसकी पावर n। तीसरा 1 प्लस 1/2n इसकी पावर n/2। चौथा 1 माइनस 1/2n इसकी पावर 2n। ये तो एक टाइप के हो गए। दूसरा तुम्हें लिमिट्स निकालनी है। पांचवा है सीक्वेंस तुम्हारे पास है 1/√अंडर n² प्लस 1 √n² प्लस 2 अप टू √n² प्लस n। ये एक सीक्वेंस का टर्म है। छठा है n की पावर 1/n। सातवां है 2 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 2n। आठवां है -1 की पावर n अपॉन n। नौवां है n² अपॉन n प्लस 1। थर्ड में 1/2n n/2, यस, पावर में n/2। सो 10th है -1 की पावर n अपॉन n प्लस 1। 11th है जस्ट n अपॉन n प्लस 1। तो बहुत इजी एग्जांपल्स लिखे मैंने, सबके लिमिट्स निकालिए क्विकली, टाइम भी खत्म हो रहा है शायद। हाँ 10 मिनट है, तो इन सीक्वेंसेस के लिमिट फाइंड करने हैं आपने। ठीक है, 10 मिनट है, 11 पार्ट है, जल्दी जल्दी, और मुझे भी डिस्कस भी करना है। तो 5 मिनट में तुम लोग करो, फिर अगले 5 मिनट मैं देखता हूँ।
हुआ भाई? आ गया लिमिट सबके? सर 10th क्वेश्चन डिक्टेट कर दीजिए। 10th है -1 की पावर n इंटू n अपॉन n+1। तो ये n का पैर थोड़ा घूम गया है। सर 7th बता दीजिए। ओके 7 2 की पावर 3n और 3 की पावर 2n। 2 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 2n, इसकी लिमिट बताऊं या हो गया आपका? सो 2 कितना आ जाएगा ये? 2 की पावर 3 मतलब 8/9 की पावर n, तो 8/9 लेस देन 1 है और n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। हाँ एनीवे एज अ होमवर्क इसको कर दो, अभी इसको आराम से करके सबकी लिमिट फाइंड करो और कल क्लास में डाउट पूछो। अभी मेरी दूसरी क्लास भी है 8 से 9, तो कल इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो कल सीक्वेंस सीरीज ही करेंगे, सो कल खत्म कर लेंगे मेन में भी, है ना। कल क्या अभी हमने देखा था सीक्वेंस होता क्या है, उसकी कन्वर्जेंस का क्या मीनिंग है, मेनली लिमिट निकालने हैं। तो यही आपके सीक्वेंस में इतना ही है, कन्वर्जेंस की बात करनी है बस। अब कल स्टार्ट करूंगा सीरीज से, तो इसमें जो डाउट रहेगा कल वो करके फिर कल सीरीज स्टार्ट करेंगे। फिर सीरीज में क्या है, सीरीज होता क्या है, फिर उसमें 4 टेस्ट उसने कहा सिलेबस में, वो 4 टेस्ट करके खत्म हो जाएगा। ठीक सर जी, प्रोबेबिलिटी पढ़ा दी है क्या? हाँ तुम लेक्चर देखो, प्रोबेबिलिटी पोर्शन सारा खत्म हो गया, मैथ्स पोर्शन ही बचा है। जितने प्रोबेबिलिटी पोर्शन है सब खत्म हो गए। सो आप एक बार पुराने लेक्चर्स देखो, वो आपको मिल जाएंगे। जो सीयूटी पढ़ाए हैं यही लेक्चर बता रहे हैं ना आप? हाँ सीयूईटी वाला लेक्चर, सीयूईटी का जो प्लेलिस्ट है उसमें अभी आई थिंक अब 40 लेक्चर होने वाले होंगे अब। सो उसी 40 लेक्चर्स में प्रोबेबिलिटी सारा पोर्शन हो गया, अब मैथ्स पोर्शन चल रहा है। सीक्वेंस सीरीज कल सीरीज खत्म हो जाएगी कल, तो आज थोड़ा सीक्वेंस डिस्कस किया, कल सीरीज खत्म हो जाएगी। ठीक है सर ये जो सीक्वेंस है इसमें हमें सिर्फ लिमिट ऑफ सीक्वेंस ही बताना है या बाउंडेड भी आएगा, कन्वर्जेंस भी? नाम तो कन्वर्जेंस का मतलब वही लिमिट ही हो गया, बाउंडेड का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मुझे लगता है थ्योरम्स तो बाउंडेड से रिलेटेड ही है कि बाउंडेड मोनोटोन है तो कन्वर्जेंट होगा, इस तरह के थ्योरम्स हैं। या मोनोटोन है और प्लस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा। हमारे को थोड़ा भी तो एवरेज कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड। हाँ हाँ, तो ये सब रिजल्ट्स थोड़े देखने पड़ेंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि डिटेल में लिखा तो है नहीं इन्होंने सिलेबस में जस्ट लिख दिया है कि कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस, इतना ही लिखा है सीक्वेंस में। तो मुझे लग रहा है सिर्फ हां कॉची कन्वर्जेंस भी है फिर आगे।
हाँ, लेकिन कॉची उससे नहीं पूछना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि सिलेबस उनको लिखना चाहिए था कॉची सीक्वेंस एंड ये सब। सो उतना डीप में नहीं आया, जो क्वेश्चन पिछले साल भी क्या ही पूछा है, लिमिट से तो पूछा है सिर्फ। सो सिर्फ लिमिट्स। हाँ, कॉची में बस ये कि टर्म बहुत क्लोज आ जाता है। हमने ए लिया था, वहाँ an माइनस am हो जाएगा। कोई भी दो टर्म जो है तो उस बहुत क्लोज होते हैं टर्म्स। यहाँ क्या है, ए के क्लोज था, वो लिमिट के क्लोज था। वहाँ क्या है, टर्म्स सारे क्लोज आ जाते हैं। मतलब लिमिट्स में क्या है कि उस पर्टिकुलर एक नंबर फिक्स है, उसके आसपास सारे नंबर आ गए। कॉची में क्या है कि लाइक कोई भी दो टर्म उठाओगे बहुत क्लोज होंगे। सो वहाँ टर्म्स वैरी कर रहे हैं, एक टर्म एक नंबर के बाद, है ना, इस तरीके से। सो कॉसी और कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली, रियल सीक्वेंस में जो कन्वर्जेंस है वो कॉसी होगा, कॉसी है वो कन्वर्जेंट होगा, इफ एंड ओनली इफ होता है, ठीक है ना, तो इस तरह से। सर जी सर मतलब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सर वो पीवाईक्यू भी कराएंगे ना? जी, अभी हमारा एम था 15 तक मैं सिलेबस खत्म कर दूं, था क्या है भी। सो 15 तक सिलेबस करके 15 एग्जाम, 15 के बाद एग्जाम तक पीवाईक्यू और असाइनमेंट्स ही डिस्कस करेंगे। टेस्ट भी है अभी यूनिट वाइज टेस्ट भी होगा। सो टेस्ट बन गया, ऑलमोस्ट बन ही रहा है। सो उसमें तो टेस्ट भी है होगा और फिर वो डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट्स आपके ड्राइव में है, आप ट्राई करो, या आपके जो डाउट्स है वो पीवाईक्यू सारे डिस्कस करेंगे, जो अपलोडेड है ड्राइव पे, है ना, DU BHU SCU ये सब के पेपर्स अपलोडेड हैं कुछ, उसमें जाके देखो BHU DU CUET के, तो वो डिस्कस करेंगे। क्लास एग्जाम कल है तो आज तक चलेगी, क्लास एग्जाम तक चलेगी, तो उसमें पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे बाद में। असाइनमेंट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट और उसके डिस्कशंस, ठीक। चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। इसको करके आना। थैंक यू सर।